चैप्टर 6 हेवनली रिवर्सल। वह दर्द लिंजू के लिए बिल्कुल असहनीय था। उसका छोटा सा शरीर रेशम के कोकून की तरह सिकुड़ गया था। अंदर ऐसा जल रहा था मानो धधकती आग भर दी गई हो। लिंजू ने अपनी छोटी मुट्ठियां कसकर भींच ली। नाखून मांस में धंस गए, खून बहने लगा। दर्द ने लिंजू की चेतना को धुंधला कर दिया, उसे मौत के किनारे तक पहुंचा दिया। लेकिन उसी वक्त रोशनी की एक किरण फूटी राउंड बीड से निकली रोशनी का पर्दा लिंजू को अपने में समेट लिया। ऐसा लगा जैसे शरीर में झरने का पानी बह रहा हो। बेहद सुखद एहसास। दर्द नहीं रहा। दर्द जाते ही लिंजू उत्तेजित होकर बोला। शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए उसके छोटे चेहरे पर पहले हैरानी झलकी, फिर अपार खुशी। बॉडी टेम्परिंग फिफ्थ लेयर। ये ताकत बिल्कुल बॉडी टेम्परिंग फिफ्थ लेयर की थी, इसमें कोई शक नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसे मुसीबत में राहत मिलेगी और वह असल में बॉडी टेम्परिंग फिफ्थ लेयर के स्तर तक पहुंच जाएगा। लिंजू अपने अंदर के उत्साह को छुपा नहीं पाया। उसने राउंड बीड निकाला और चिल्लाया, यह सच में स्पिरिट बीड है। अभी जो हुआ था उससे लिंजू महसूस कर सकता था कि इसी स्पिरिट बीड ने उसके दर्द को खत्म करने में मदद की थी। उसने स्पिरिट बीड को छुपा लिया। ये मामला किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसकी जान बच पाएगी या नहीं, ये भी सवाल था। जैसा कहावत है, एक साधारण आदमी बेगुनाह होता है, लेकिन उसके पास जवाहरात होने से वह मुजरिम बन जाता है। शरीर मजबूत होने के साथ लिंजू खड़ा हुआ और उसने मुक्के चलाने शुरू कर दिए। स्टोन क्रशिंग फिस्ट का अभ्यास करने लगा। मुक्कों की हवा से सनसनाहट उठने लगी। ताकत बढ़ने के बाद स्टोन क्रशिंग फिस्ट की शक्ति भी कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। इन सब के बीच रात धीरे धीरे आ गई। दिन भर की कल्टिवेशन ने लिंजू को थका दिया था। भूख भी लगी थी। उसने उस विशाल लाश को देखा। दिन के समय जो दर्द हुआ था वो बिल्कुल इस डीमन बीस्ट के मांस की वजह से था। उसे नहीं पता था कि ये डीमन बीस्ट किस ग्रेड का था, लेकिन इसका मांस खाने से इतना दर्द हुआ था। कोई बात नहीं, भूख के मारे लिंजू ने आखिरकार फैसला कर लिया। उसने फिर से उसी भुने हुए मांस को खाना शुरू कर दिया, नहीं तो इस खड़ी चट्टानों पर वो भूखा मर जाता। आग फिर जलाई गई। खुशबू की लहरें दूर तक फैलने लगी। फिर भी खा रहा हूँ। काफी देर हिचकिचाने के बाद लिंजू ने आखिरकार मांस को बड़े बड़े निवाले बनाकर मुंह में ठूंस लिया। थोड़ी देर बाद जैसी उम्मीद थी, दर्द की वो सनसनी फिर से आ गई। लिंजू का पूरा शरीर कांपने लगा। लेकिन उसी वक्त स्पिरिट बीड ने फिर से एक ताकत उसके अंदर भेजी और दर्द को दूर कर दिया। ये सच में खजाना है। लिंजू साफ महसूस कर सकता था कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी ताकत और भी ज्यादा हो जाएगी। लंबी रात थी। लिंजू को नींद नहीं आ रही थी। ये पहली बार था जब वो घर से दूर था। उसके दिल में लगाव बेहद खास था। अंधेरे की अंतहीनता उसे अकेलेपन का एहसास करा रही थी। वो कहाँ था? उसके माँ बाप अब कैसे होंगे? 3 दिनों तक भयंकर आग जलती रही। सबकी मिलीजुली कोशिशों से आखिरकार आग बुझ गई। सूजू और लिन तियान्यू ने अपना पुराना घर छोड़ दिया और लिन परिवार की पैतृक हवेली में आ गए। लिन तियान्यू आखिरकार लिन कियांग का बेटा था। खून का रिश्ता कभी नहीं तोड़ा जा सकता। लिन कियांग ने लिन तियान्यू को बहुत ज्यादा दुखी होने से बचाने के लिए लिन परिवार के कुछ कारोबार भी उसे सौंप। लेकिन अब उस घटना के बाद लिन तियान्यू खुद ही मायूसी की स्थिति में आ गया था। अब लिन जू के मामले से वो बेहद दुखी था। जहां तक सूजू का सवाल था, वो दिन भर आंसुओं से अपना चेहरा धोती रहती थी। उसकी खूबसूरती अब मुरझाने लगी थी। लिनहू जो असलियत से पूरी तरह वाकिफ था, उसने अचानक क्लोज तो कल्टिवेशन का बहाना बना लिया। वो एक कदम भी अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लिन बायुन की सुरक्षा में लिन तियान्यू उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। तियान्यू, मुझे यकीन नहीं होता कि जुएर मर गया। मुझे यकीन है जुएर अभी भी जिंदा है। सूजू ने लिन तियान्यू की बाहों में सिर रख दिया। उसके आंसू गिर रहे थे, लेकिन लिन तियान्यू भी यकीन करने को तैयार नहीं था। हालांकि उस भीषण आग में कई दूसरे ग्रेड के डीमन बीस्ट भी मर चुके थे। बॉडी टेम्परिंग फोर्थ लेयर का लिन जू अगर उस आग से बच जाता तो वो सच में चमत्कार होता। वो समझ गया था कि लिंजू मर चुका है। सूजू भी ये समझ गई थी, बस दोनों मानने को तैयार नहीं थे। मां, लिंजू अचानक चिल्लाकर उठा। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया था। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक सपना था, उजाला हो चुका था। मां, पिताजी, जुएर नहीं मरा, जुएर जरूर लौटेगा, लिंजू ने कहा। नया दिन, नई शुरुआत। लिंजू ने फिर से अपनी बाहें घुमाईं। स्टोन क्रशिंग फिस्ट का अभ्यास करने लगा। स्टोन क्रशिंग फिस्ट के कुल 9 फॉर्म थे। लिंजू को अपने पिता लिन तियान्यू से सिर्फ 3 फॉर्म मिले थे। उसने उन्हें बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया था। आगे के फॉर्म नहीं है तो अभ्यास कैसे करूं? लिंजू ने मन ही मन आह भरी। थोड़ी निराशा हुई। अंधेरा होते ही उसने कल्टिवेशन खत्म कर दी। इन दिनों लिंजू हर दिन डीमन बीस्ट का मांस और खून खाता रहा। इससे उसकी हड्डियां और नसें बेहद मजबूत हो गई थी। बॉडी टेम्परिंग के पहले से तीसरे लेयर में त्वचा को मजबूत किया जाता है। चौथे से छठे लेयर में हड्डियों और नसों को मजबूत किया जाता है। अब डीमन बीस्ट का मांस खाने से जो दर्द झेला था, उससे लिंजू की हड्डियां और नसें किसी आम इंसान से कई गुना मजबूत हो चुकी थी। जमीन पर लेटे हुए लिंजू को पिछले कुछ दिनों से ठीक से नींद नहीं मिली थी। अब वो यहाँ से जा नहीं सकता था, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने कपड़ों में से वो पुरानी मार्शल आर्ट की किताब निकाली। उसमें सिर्फ स्टोन क्रशिंग फिस्ट के पहले 3 फॉर्म थे। लेकिन अचानक रोशनी की एक किरण चमकी। स्पिरिट बीड ने बेहद तेज और चमकदार रोशनी फैलाई और उसने उस किताब को अब्सॉर्ब कर लिया। रोशनी जाते ही लिंजू के हाथ से वो किताब भी गायब हो गई। क्या हो रहा है? लिंजू इतना हैरान था कि बोल नहीं पा रहा था। अभी का नजारा बेहद अजीब था। थोड़ी देर बाद रोशनी कम हुई। स्पिरिट बीड ने एक रोशनी का प्रक्षेपण बाहर निकाला। चमत्कारिक रूप से लिंजू के हाथ में एक और मार्शल आर्ट की किताब आ गई। स्टोन क्रशिंग फिस्ट 10 फॉर्म अपनी आंखों के सामने हुआ। अद्भुत नजारा देखकर लिंजू यकीन ही नहीं कर पा रहा था। क्या ये स्पिरिट बीड सच में ऐसा कर सकता?
किताब हाथ में लेकर उसने महसूस किया कि ये पहले से मोटी और भारी थी। थोड़ी देर बाद उसने किताब खोली। स्टोन क्रशिंग फिस्ट के पहले 3 फॉर्म यहाँ पूरे मौजूद थे। जब उसने आगे पलटा तो स्टोन क्रशिंग फिस्ट के चौथे और 5वें फॉर्म एक के बाद एक मिलते गए और आखिर में स्टोन शटरिंग फिस्ट 10th फॉर्म तक पहुंच गया। लिंजू हैरानी से अपने हाथ की नई मार्शल आर्ट किताब देख रहा था। परिवार की मार्शल आर्ट तकनीक में स्टोन क्रशिंग फिस्ट के सिर्फ पहले 9 फॉर्म थे, लेकिन उसके हाथ में अब 10 फॉर्म थे। अपने हैरानी को दबाते हुए लिंजू धीरे से लेट गया। अगले दिन आंख खुलते ही सबसे पहले उसने स्टोन क्रशिंग फिस्ट का अभ्यास किया। अब उसके पास फॉर्म थे, इसलिए उसके अभ्यास की एक निश्चित दिशा थी। लगता है मेरी कल्टिवेशन की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। लिंजू बहुत हैरान था। अगर उसकी पुरानी प्रतिभा के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास करने में उसकी गति कहीं ज्यादा लग रही थी। ये इस डीमन बीस्ट के शरीर की ताकत के कारण होगा। जब भी वो डीमन बीस्ट का मांस खाता था, उसके शरीर में हमेशा जलन वाली ऊर्जा दौड़ती थी। डीमन बीस्ट के अंदर की ताकत ने उसके शरीर को धीरे धीरे मजबूत किया था, यहाँ तक कि उसकी कल्टिवेशन की प्रतिभा भी लगातार सुधर रही थी दिन ब दिन। इस डीमन बीस्ट का मांस खाने से लिंजू की प्रतिभा भी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। ये क्या है? डीमन बीस्ट से मांस का एक और टुकड़ा फाड़ते हुए लिंजू ने अचानक एक काला पुराना लोहे का स्क्रॉल देखा। हेवनली रिवर्सल। स्क्रॉल पर 2 बड़े अक्षर लिखे थे। लिंजू पूरी तरह सन्न रह गया। स्पिरिट बीट भी अचानक चमक उठा। रोशनी की किरण सीधे उस लोहे के स्क्रॉल पर पड़ी। स्क्रॉल ने तुरंत पंक्तियां दिखानी शुरू कर दी। हेवनली रिवर्सल। तियानजुआन महाद्वीप में प्राचीन काल से स्थिर कल्टिवेशन की विधियां चली आ रही हैं, लेकिन मैं हेवन का विरोध करते हुए एक अनोखा मार्ग बनाता हूं। इसका नाम है हेवनली रिवर्सल। इसका सार है हेवन को चुनौती देना। हेवनली रिवर्सल 8 भागों में विभाजित है। पहले भाग का अभ्यास करने के लिए यिन यून रेल्म तक पहुंचना आवश्यक है। यिन यून रेल्म में यून स्टोन्स निकलने हैं। यांग यून रेल्म में डीमन क्रिस्टल्स निकलने हैं। यिन यांग रेल्म में अर्थ फायर निकलनी है। स्पिरिट ओरिजिन रेल्म में हेवनली थंडर निकलनी है। नर्वाना रेल्म में स्पिरिट पिल्स निकलने हैं। लाइफ एंड डेथ रेल्म में अद्भुत खजाने निकलने हैं। कायंकन रेल्म में डिवाइन स्पिरिट्स निकलने हैं। फिर संसार को समझना है और अंत में इमोर्टल बॉडी प्राप्त करनी है। ये शब्द देखकर लिंजू का पूरा शरीर कांप उठा। उसे नहीं पता था कि ऐसी कल्टिवेशन की विधि भी इस दुनिया में मौजूद हो सकती है। अगर इस किताब की बात सच है तो ये सच में हेवन का विरोध करने के बराबर है। हेवनली रिवर्सल के 8 भाग, हर भाग पूरा होने के बाद अगले भाग को खोला जा सकता है। केवल वही सफल हो सकते हैं जिनके अंदर अपार धैर्य और संकल्प हो। हेवनली रिवर्सल का 8वां भाग संसार को समझने से जुड़ा है। सफल होने पर वह हेवन का विरोध करते हुए अपना मार्ग बनाता है, धरती और आकाश का स्वामी बन जाता है और कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। चैप्टर 7 त्यांगशुन। लिंजू का दिल धड़क रहा था। वो काफी देर तक शांत नहीं हो पाया। ये हेवनली रिवर्सल के 8 स्क्रॉल उसे कैसे मिल गए? वो अभी भी हैरानी में था कि उसने लोहे के स्क्रॉल के पास एक रेशमी रुमाल देखा। उस रुमाल में एक नक्शा था और कुछ पंक्तियां लिखी थी। मैं गुयांग हूँ, त्यांगशुन सेक्ट का सेक्ट मास्टर। मुझे हेवनली प्रोफाउंड सॉर्ड की चाहत की वजह से मेरे ही सेक्ट ने धोखा दिया। मैं यहाँ भागकर आया। अफसोस, मुझे 9वें ऑर्डर के डीमन बीस्ट किलिन ने निगल लिया और मैं बच नहीं सका। हेवनली प्रोफाउंड सॉर्ड धरती और आकाश का अद्भुत खजाना है। त्यांगशुन पाने वाले की देवता रक्षा करेंगे। मैंने नक्शे पर हेवनली प्रोफाउंड सॉर्ड की जगह निशानित कर दी है। भविष्य में जो भी ये खजाना पा, मेरे दुश्मन लिन यांग को मेरे लिए जरूर मारे। त्यांगशुन कॉन्टिनेंट, त्यांगशुन सेक्ट, हेवनली प्रोफाउंड सॉर्ड। लिंजू ने रेशमी रुमाल पर लिखी पंक्तियों को पढ़ा। बहुत हैरान हुआ। फिर उसने नक्शा देखा। लगातार पहाड़ियों के बीच एक लाल निशान था। लग रहा था यही हेवनली प्रोफाउंड सॉर्ड छुपाने की जगह है। मुझे नहीं पता था ये डीमन बीस्ट 9वें ऑर्डर का है, यानी कायंकन रेल्म एक्सपर्ट की ताकत के बराबर। मैंने असल में कायंकन रेल्म एक्सपर्ट का मांस खा लिया। लिंजू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान उल्टी पड़ गई। हेवनली रिवर्सल के 8 स्क्रॉल पाने के बाद उसे पूरे महाद्वीप के कल्टिवेशन स्तर समझ में आ गए। बॉडी टेम्परिंग रेल्म, जिव यून रेल्म, यिन यून रेल्म, यांग यून रेल्म, यिन यांग रेल्म, स्पिरिट ओरिजिन रेल्म, नर्वाना रेल्म, लाइफ एंड डेथ रेल्म, कायंकन रेल्म और संसारा रेल्म। उससे पहले वो समझता था कि यिन यांग रेल्म ही महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्तर है, लेकिन अब वो जान गया था कि ये महाद्वीप कितना विशाल है। ये सोचकर वो सहम गया। पता नहीं मैं भविष्य में कितनी दूर तक जा पाऊंगा, लेकिन जब मेरी ताकत उस स्तर तक पहुंच जाएगी तो मैं तुम्हारा ये कर्ज चुकाने में मदद करूंगा। लिंजू ने मन ही मन कहा। उसे ये भी नहीं पता था कि इस किलन ने इतनी सारी चीजें निगल रखी थीं, लेकिन वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन में मर गया, वरना शायद वो पौराणिक अनडाइंग रेल्म तक पहुंच सकता था। सब कुछ रखने के बाद लिंजू ने अपनी भावनाओं को शांत किया और फिर से अपनी कल्टिवेशन में लौट गया। एक खुली जगह में एक युवक की आंखों में तीक्ष्णता थी। उसके मुक्कों से हवा में सनसनाहट उठ रही थी, यहाँ तक कि उसके कपड़ों से भी सर्र की आवाज आ रही थी। स्टोन क्रशिंग फिस्ट 7th स्टांस असाधारण शक्ति के साथ चल रहा था। इन 10 दिनों में लिंजू पहले ही स्टोन क्रशिंग फिस्ट 7th स्टांस में महारत हासिल कर चुका था। उसकी हरकतें पानी की तरह बह रही थीं। युवक का शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसके कोमल चेहरे पर अभी भी संकल्प था। फिर भी उसने अपनी कल्टिवेशन में ढील नहीं दी थी। पैरों का संतुलन थोड़ा सा बदलते ही लिंजू की रफ्तार अचानक बढ़ गई। उसने मुक्का मारा, धूल उड़ गई, गिरे हुए पत्ते हवा में उछल गए और फिर उस ताकत से टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर लिंजू के मुंह के कोने पर खुशी की मुस्कान आ गई। उसकी मौजूदा ताकत से अगर वो फिर से लिन्हू से भिड़ता तो उसे ऐसा पीटता कि वो जमीन पर दांत तक गिनता फिरता। गुर्राने की आवाज आई।
लिंजू की निगाहें बनती थीं कि एक भूरे रंग की आकृति अचानक प्रकट हुई। उसका खून से लथपथ मुंह खुला था, खून की प्यास साफ झलक रही थी। वो लिंजू को अपना शिकार बना रहा था। माउंटेन टाइगर, फर्स्ट रैंक डीमोनिक बीस्ट। इस डीमन बीस्ट की शक्ल देखकर लिंजू की भौहें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। सोचने लगा कि ये माउंटेन टाइगर किस बॉडी टेम्परिंग के स्तर के इंसान के बराबर होगा। लिंजू को सोचने का वक्त नहीं मिला। माउंटेन टाइगर तेजी से झपटा। लिंजू ने उछलकर पीछे की ओर छलांग लगाई और पहले हमले को टाल दिया। उसने राहत की सांस ली ही थी कि माउंटेन टाइगर ने फिर से हमला कर दिया। स्टोन क्रशिंग फिस्ट फिफ्थ स्टांस। लिंजू जानता था कि ये उसके बराबर का विशाल प्राणी बेहद मुश्किल है, इसलिए उसने तुरंत स्टोन क्रशिंग फिस्ट फिफ्थ स्टांस चला दी। हल्की हवा चली। लिंजू के कपड़े इस वक्त स्टील की तरह सख्त हो गए। उसने मुक्का मारा। मुक्का माउंटेन टाइगर की पीठ पर लगा। गुर्रा! माउंटेन टाइगर चिल्लाया। लिंजू ने उस पर निगाहें गड़ा दी। उसका मुक्का उसकी पीठ पर लगा था, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था। कितनी सख्त खाल है! लिंजू हैरान हुए बिना नहीं रह सका। माउंटेन टाइगर की आंखों में खून उतर आया था। वो सांप गुस्से में था। एक इंसान के बच्चे से मुक्का खाकर उसकी हरकतें और भी तेज और खतरनाक हो गई थी। लिंजू ने अपना शरीर हवा में उछाला और स्टोन क्रशिंग फिस्ट सिक्स्थ स्टांस चला दी। जोर से आवाज हुई। मुक्का माउंटेन टाइगर की दुम पर लगा, लेकिन लिंजू का मुक्का यही नहीं रुका। उसने फिर से अपनी बान उठाई और स्टोन क्रशिंग फिस्ट सेवंथ स्टांस चलाकर जोर से वार किया। जय! आवाज के बाद जमीन पर खून के कुछ धब्बे दिखे। लिंजू के हमले से माउंटेन टाइगर को चोट जरूर आई थी, लेकिन इससे वो और भी ज्यादा बौखला गया। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और लिंजू पर झपटा। अगर वो काट लेता तो बॉडी टेम्परिंग फिफ्थ लेयर का शरीर होने के बावजूद वो दो टुकड़ों में बंट जाता। लिंजू का शरीर तेजी से हिला, लेकिन उसका पैर जमीन पर टिकने से पहले ही माउंटेन टाइगर की दुम उसकी नजर के सामने आ गई। धमाके की बेहद तेज आवाज हुई। लिंजू का शरीर उछलकर दूर जा लगा। वो पत्थर की दीवार से जा टकराया। खून बहने लगा। ये माउंटेन टाइगर सच में मुश्किल है। अभी ये किसी बॉडी टेम्परिंग सेवंथ लेयर कल्टिवेटर के बराबर लग रहा है। माउंटेन टाइगर की ताकत देखकर लिंजू ने मन ही मन कहा। वो खुद बॉडी टेम्परिंग फिफ्थ लेयर पर था। स्टोन क्रशिंग फिस्ट सेवंथ स्टांस के सहारे वो किसी बॉडी टेम्परिंग सिक्स्थ लेयर कल्टिवेटर से लड़ सकता था, लेकिन इस माउंटेन टाइगर का मुकाबला करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जोखिम उठाता हूं, अपनी ताकत घटती महसूस कर लिंजू ने आंखें सिकोड़ी और स्टोन क्रशिंग फिस्ट सेवंथ स्टांस चला दी। एक बार झेल चुका था, इसलिए माउंटेन टाइगर साफ समझ गया था कि उसे एक ही हमले से दोबारा नहीं फंसना है। उसने आसानी से हमला टाल दिया। स्टोन क्रशिंग फिस्ट सेवंथ स्टांस लगने के बाद लिंजू का मुक्का रुका नहीं। उसके कपड़ों ने एक सीधी रेखा बना ली। हरकत अचानक बदली। ये असल में स्टोन शटरिंग फिस्ट एथ स्टांस था। स्टोन शटरिंग फिस्ट एथ स्टांस लगा, यहां तक कि माउंटेन टाइगर को भी इस मुक्के की शक्ति का अंदाजा नहीं था। खून बहने के बाद माउंटेन टाइगर दहाड़ा। इस वक्त उसे समझ में आ गया था कि उसके सामने खड़ा युवक उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद माउंटेन टाइगर ने अपना इरादा छोड़ दिया। अपने घायल शरीर को खींचता हुआ वो पहाड़ी दीवार के सहारे दूसरी जगह चला गया। माउंटेन टाइगर को पूरी तरह जाते देख लिंजू का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने राहत की सांस ली। अभी जो स्टोन शटरिंग फिस्ट एथ स्टांस चलाई थी, उससे उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। आराम करते हुए लिंजू के चेहरे पर अचानक बेहद खुशी छा गई। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त वो स्टोन शटरिंग फिस्ट एथ स्टांस सफलतापूर्वक चला पाएगा। सच में खतरे में ही राहत होती है। काश मैं भी ऐसे पहाड़ी दीवारों पर चढ़ पाता। माउंटेन टाइगर के जाते हुए को देखकर लिंजू ने मुस्कुराने की कोशिश की। अगर वो चढ़ सकता तो इस भयानक जगह से बाहर निकल सकता था। ये जगह सिर्फ चट्टानें थीं और खड़ी ढलानें बस कुछ दर्जन मीटर की जगह थी। यहाँ के पहाड़ आसमान में ऊंचे उठे हुए थे, बादलों के बीच गायब हो जाते थे। यहाँ से निकलना मुश्किल था जब तक वो पौराणिक स्पिरिट ऑरिजिन रेल्म तक न पहुंच जाए और थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ न सके। लेकिन वो स्तर हमेशा से सिर्फ एक किंवदंती थी। पूरे क्योंजू सिटी में एक भी यांग यून रेल्म एक्सपर्ट नहीं था। यिन यांग रेल्म की तो बात ही छोड़िए, स्पिरिट ऑरिजिन रेल्म तक पहुंचना सिर्फ एक सपना था। इन चिंताओं को दूर रखते हुए लिंजू स्टोन क्रशिंग फिस्ट का अभ्यास करता रहा। एथ स्टांस वो पहले ही सीख चुका था, अब वक्त था उसे और मजबूत बनाने का। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। आखिरकार 20 दिनों में लिंजू सफलतापूर्वक बॉडी टेम्परिंग सिक्स्थ लेयर तक पहुंच गया। उसके शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां बेहद मजबूत हो चुकी थीं। उस डीमन बीस्ट का मांस और खून खाने के बाद लिंजू का शरीर किसी बॉडी टेम्परिंग सेवंथ लेयर कल्टिवेटर के बराबर हो गया था। स्टोन क्रशिंग फिस्ट की समझ भी लिंजू के लिए बेहद तेज थी। अब वो स्टोन शटरिंग फिस्ट नाइन्थ स्टांस चला सकता था। हालांकि 10th स्टांस पर अभी उसकी पकड़ नहीं थी। एक महीने से भी कम समय में स्टोन शटरिंग फिस्ट 9th स्टांस में महारत हासिल कर लेना, अगर लिन तियान्यू को ये पता चलता तो वो शायद बहुत हैरान होता। उस वक्त उसे 9th स्टांस में महारत हासिल करने में 8 महीने लगे थे। फिर भी परिवार में उसे मार्शल आर्ट का प्रतिभाशाली कहा जाता था। लेकिन लिन जू ने इस समय को 8 गुना कम कर दिया था। बेशक लिन जू जानता था कि उसकी लगन के अलावा ये स्पिरिट पर्ल के असर की वजह से था, और इतना डीमन बीस्ट का मांस और खून खाने के बाद उसकी कल्टिवेशन की रफ्तार भी काफी बढ़ गई थी। दहाड़ की आवाज आई। लिंजू की निगाह उस पहाड़ी दीवार की तरफ गई। तुम फिर आ गए। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। उसने देखा वही माउंटेन टाइगर था जो पिछली बार आया था। लगता है तुम्हारी ताकत बढ़ गई है। माउंटेन टाइगर को देखकर लिंजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी ताकत बढ़ी है तो बदला लेने आए हो। बस तुम्हारी ही ताकत नहीं बढ़ी है, मैं भी मजबूत हो गया हूँ, लिंजू ने मन ही मन कहा। हालांकि लिंजू की ताकत सिर्फ बॉडी टेम्परिंग 6th लेयर थी, लेकिन बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर के बराबर का शरीर
और स्टोन शटरिंग फिस्ट 9th स्टांस की वजह से ये माउंटेन टाइगर, जो अभी बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर पर पहुंचा था, उसके लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी। दुश्मन जब भिड़ते हैं तो उनकी निगाहों में आग लग जाती है। बिना कुछ कहे लिन जू और माउंटेन टाइगर की लड़ाई शुरू हो गई। स्टोन शटरिंग फिस्ट 9th स्टांस में महारत हासिल करने के बाद पत्थर तक चूर चूर किया जा सकता था। माउंटेन टाइगर की खाल पत्थर से सख्त नहीं थी। स्टोन क्रशिंग फिस्ट की भयानकता के साथ लिन जू ने माउंटेन टाइगर को पूरी तरह जमीन पर गिरा दिया। हालांकि उसकी ताकत भी खत्म हो चुकी थी। हम्फ काफी देर बाद लिन जू की सांसें सामान्य हुईं। उसने माउंटेन टाइगर की तरफ देखा। उसके शरीर पर कुछ खून के धब्बे थे, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। गुर्रा दूर खड़े माउंटेन टाइगर को देखकर लिन जू की भौहें सिकुड़ गईं। क्या बात है, फिर से लड़ना है। चैप्टर 8 डिसेंडिंग द माउंटेन। पूरे 1 महीने तक लिन जू ने हर दिन उसी माउंटेन टाइगर से लड़ाई की। इससे उसका व्यावहारिक लड़ाई का अनुभव काफी बढ़ गया। इतनी सारी लड़ाइयों में लिन जू की जीत ज्यादा हुई और हार कम। अब वो माउंटेन टाइगर को आसानी से हरा सकता था। माउंटेन टाइगर भी लिन जू की कल्टिवेशन की रफ्तार देखकर बेबस हो गया था। हालांकि लिन जू अब भी बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर तक नहीं पहुंच पाया था। बॉडी टेम्परिंग के दौरान छठा लेयर मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने का होता है। बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर में पहुंचने के लिए आंतरिक अंगों को मजबूत करना पड़ता है। इसलिए बॉडी टेम्परिंग 6th लेयर और बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर के बीच एक रुकावट होती है, जिसे पार करना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। यहीं पर उनकी ताकत ठहर जाती है। अच्छी बात यह थी कि हालांकि लिन जू अभी बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके आंतरिक अंगों में हल्का बदलाव आ रहा था। ये ठीक उसी का संकेत था कि वो जल्द ही बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर में पहुंचने वाला था। क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझे पहाड़ से नीचे ले जाओगे? लिन जू ने हैरानी से पूछा। वो सामने खड़े माउंटेन टाइगर को देख रहा था, जो अपनी दुम हिला रहा था। लिन जू की बात सुनकर माउंटेन टाइगर ने पक्के इरादे से सिर हिलाया। फर्स्ट रैंक डीमोनिक बीस्ट होकर इतनी समझदारी, ये सच में कमाल की बात है। लिन जू ने तारीफ की। फिर उसने माउंटेन टाइगर की तरफ देखा। इन चट्टानों से खुद निकलना था तो उसे स्पिरिट ऑरिजिन रेल्म तक पहुंचना पड़ता, लेकिन लिन जू जानता था कि उस स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करने से अच्छा था कि वो जोखिम उठाए। मुझे तुम पर भरोसा है, लिन जू ने उस माउंटेन टाइगर से कहा जिसने पिछले 2 महीने में उसे इतनी परेशानी दी थी। पिछले 2 महीनों में उसकी और माउंटेन टाइगर के बीच एक तरह की समझ बन गई थी। शुरू की दुश्मनी अब गायब हो चुकी थी। ऐसा लगता था मानो उनके बीच थोड़ी सी मोहब्बत सी पैदा हो गई थी। लिन जू की बात सुनकर माउंटेन टाइगर ने दहाड़ लगाई। वो बहुत खुश लग रहा था। कोहरा घना और धुंधला था। ऊपर से नीचे देखने पर सिर्फ सफेदी नजर आ रही थी। सब कुछ इस कोहरे में छिपा हुआ था, बेहद रहस्यमय लग रहा था। उसके पैर हल्के से कांप रहे थे। लिन जू ने दांत भींचे और माउंटेन टाइगर की पीठ पर चढ़ गया। उसे मजबूती से पकड़ लिया। माउंटेन टाइगर धीरे धीरे चलता रहा। वो चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। फिर उसने अपने नुकीले पंजे निकाले, चट्टान पर मजबूती से गड़ आए और नीचे की ओर चढ़ने लगा। लिन जू ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो सामने का नजारा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर जिज्ञासा ने उसे मजबूर किया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने का नजारा देखकर वो सन्न रह गया। माउंटेन टाइगर के पंजे चट्टानों पर इतनी मजबूती से जमे हुए थे, पूरी तरह संभल कर इस बार वो पहाड़ से नीचे जा रहा था। हो सकता है वो जल्द ही अपने माँ बाप से मिल सके। ये सोचते ही लिन जू के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर उसने नीचे की तरफ देखा। नीचे का नजारा देखकर लिन जू का शरीर डगमगाया। वो कांपने लगा। उसकी बाहें फिसलने लगी। लगभग वो माउंटेन टाइगर की पीठ से गिर ही जाता था। आखिरी वक्त में लिन जू ने फिर से उसकी पीठ को मजबूती से पकड़ लिया। नीचे का नजारा सच में लिन जू का सिर चकरा रहा था। ऊंची ऊंची चट्टानें पहले से ही बेहद खतरनाक थीं। ऐसी ऊंचाई से नजारा देखना उसके डर को और बढ़ा रहा था। अगर इस ऊंचाई से गिर गया तो लिन जू अंदाजा लगा सकता था कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसका मांस और खून तक चूर चूर हो जाएगा। अच्छी बात यह रही कि सफर बिना किसी मुश्किल के गुजर गया। कई घंटों बाद लिन जू सुरक्षित जमीन पर पहुंच गया। आखिरकार जमीन पर आ ही गया। लिन जू के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। माउंटेन टाइगर, शुक्रिया, लेकिन मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। माउंटेन टाइगर का शुक्रिया अदा करने के बाद लिन जू ने उसे एक लंबी निगाह से देखा और फिर वहां से चल दिया। लिन जू के जाते हुए को देखता रहा माउंटेन टाइगर। काफी देर तक वो वहीं जमीन पर रुका रहा। फिर वो भी चला गया। ये जगह कहाँ है? थोड़ी देर बाद लिन जू एक छोटे से जंगल को पार करके एक शहर के पास पहुंचा। शहर की बनावट देखकर लगा कि ये बहुत बड़ा नहीं था। आगे बढ़कर पूछता हूँ, फैसला करके लिन जू आगे बढ़ गया। चट्टानों के बीच खुली जगह में माउंटेन टाइगर धीरे धीरे उस विशाल डीमन बीस्ट की लाश की तरफ बढ़ा। उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद उसने उसमें जोर से दांत गड़ा दिए। वो उस लाश को अपना भोजन बना रहा था। माउंटेन टाइगर ने थोड़ा सा मांस खाया तो उसके शरीर में हलचल आने लगी। उसकी ताकत चमत्कारिक रूप से बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर तक पहुंच गई। हालांकि शहर लिन जू की नजरों में आ चुका था, लेकिन असल में अभी काफी दूरी थी। एक छोटी नदी के किनारे लिन जू ने पानी पीकर अपनी थकान मिटाई। 2 महीने चट्टानों पर रहने से उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा संजीदगी आ गई थी। शरीर झुकाते ही उसकी छाती से स्पिरिट बीड फिसलकर नदी के पानी में गिर गया। नदी का पानी बहुत साफ था, इसलिए लिन जू को स्पिरिट बीड की जगह जल्दी मिल गई। जब वो उसे निकालने के लिए झुका तो उसने देखा कि स्पिरिट बीड के आसपास के पानी में हल्का बदलाव आ गया था। स्पिरिट बीड को जल्दी से उठाकर लिन जू ने उस चमकदार लोंगान के बराबर के मोती को हैरानी से देखा। यकीन करने के बाद कि आसपास कोई और नहीं था, लिन जू ने पानी का एक कटोरा निकाला और उसमें स्पिरिट बीड रख दिया।
पानी का रंग बदलने लगा, वो और भी साफ होता जा रहा था, यहाँ तक कि उसमें एक ऐसा पदार्थ आ गया था जिससे तरोताजा होने का एहसास हो रहा था। ये ओरिजिन का है, लिंजू हैरानी से मुंह खोले बोल उठा। बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर तक पहुंचने के बाद और फिर जीव यूएन रेल्म में प्रवेश करने के बाद कल्टिवेटर धरती और आकाश के ओरिजिन का को अब्सॉर्ब करके अपनी प्राइमल पावर में बदल सकता है। इस ओरिजिन का की शक्ति किसी उच्च दर्जे की स्पिरिट हब से कम नहीं लगती। आंखों में चमक लिए लिंजू ने अपने हाथ में स्पिरिट बीड को देखा। वो जान गया था कि ये बेहद अनमोल खजाना है। ध्यान से स्पिरिट बीड को रखने के बाद लिंजू ने उस कटोरे में रखे पानी को देखा और फिर पी लिया। पानी पेट में जाते ही लिंजू को तुरंत ऊर्जा से भरा हुआ महसूस हुआ, उसकी थकान जाती रही। ये एहसास लिंजू ने अपने आंतरिक अंगों में हो रहे बदलाव को महसूस किया। वो बेहद उत्तेजित था। थोड़ी देर बदलाव रुका, उसके पूरे शरीर में भरपूर ताकत दौड़ गई। बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर। वो असल में बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर तक पहुंच गया था। स्पिरिट बीड एक कटोरी साधारण पानी को ओरिजिन का वाले स्पिरिट वाटर में बदल सकता है। यकीन नहीं होता अगर ऐसा है तो मेरी कल्टिवेशन की रफ्तार काफी बढ़ जाएगी। लिंजू समझ गया था कि बॉडी टेम्परिंग के दौरान अगर कल्टिवेटर को स्पिरिट हर्ब्स का पोषण मिल जाए तो उसकी कल्टिवेशन की गति तेजी से बढ़ सकती है। हालांकि स्पिरिट हर्ब्स बेहद कीमती होती हैं, वो सिर्फ बड़े परिवारों के बच्चों के लिए होती हैं। लिन फैमिली में भी लिनहू को स्पिरिट हर्ब्स मनमर्जी से इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। अब लिनजू को ऐसा खजाना मिल गया था। ये कहा जा सकता था कि स्पिरिट बीड के सहारे उसे अब लगातार स्पिरिट हर्ब्स मिल सकती थी। 2 महीनों में बॉडी टेम्परिंग 4th लेयर से बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर तक पहुंच गया। अगर पिताजी को पता चला तो वो बहुत खुश होंगे। अपने सख्त पिता के हैरान चेहरे की कल्पना करके लिन जू के मुंह के कोनों पर हल्की मुस्कान आ गई। चैप्टर 9 ईस्ट सिटी। भाई साहब, ये कौन सा शहर है? शहर में घुसने के बाद लिन जू ने पूछा। ये ईस्ट सिटी है, आगे बेमिंग एम्पायर की इंपीरियल कैपिटल है। उस आदमी ने लिन जू को एक नजर देखकर कहा और फिर चला गया। बेमिंग एम्पायर की इंपीरियल कैपिटल बस आगे है। लिंजू का मुंह फड़क गया, उसके चेहरे के भाव कई बार बदले। मुझे इतनी दूर ले आए, खैर कम से कम सबसे बुरा तो नहीं हुआ। हालांकि लिन जू कभी इंपीरियल कैपिटल नहीं गया था, लेकिन वो जानता था कि यहाँ से क्योंजू सिटी 10,000 मील दूर थी। उसकी रफ्तार से क्योंजू सिटी पहुंचने में कई महीने लग जाते, लेकिन कम से कम वो किसी दूसरे एम्पायर में तो नहीं था। एम्पायर्स के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। अगर वो किसी दूसरे एम्पायर के शहर में होता तो उसकी जान बची या नहीं, ये भी सवाल था। बस आगे बढ़ता हूँ। लिंजू ने थोड़ी राहत महसूस की। इंपीरियल कैपिटल आगे थी, इसलिए बेमिंग एम्पायर के सबसे बड़े शहर की सड़क पर लोगों की भीड़ बहुत थी। लिंजू भीड़ के साथ इंपीरियल कैपिटल की तरफ बढ़ने लगा। लूट एक शख्स ने अपनी बड़ी तलवार कंधे पर टिकाकर रखी। उसकी आवाज में ऐसी सहजता थी जैसे ये उसकी रोज की आदत हो। ये सुनते ही वहां मौजूद 40 से ज्यादा लोग वहीं सन्न रह गए। ईस्ट सिटी फेंगलिंग बैंडिट्स। उस आदमी के शरीर पर बने निशान को देखकर किसी ने हैरानी से कहा। एक बार ये नाम सुनते ही बाकी लोगों के चेहरे पर भी दहशत फैल गई। चूंकि तुम जानते हो मैं कहाँ का हूँ, तो चुपचाप पैसे निकालो। हमेशा की तरह यहाँ से गुजरने के लिए 5 सिल्वर कॉइन्स प्रति व्यक्ति, उस आदमी ने शांति से कहा। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान थी, ये देखकर कि लोग पैसे निकालने में पहल नहीं कर रहे। उस आदमी ने आह भरी और अपनी तलवार जोर से जमीन पर दे मारी। अचानक 20 आकृतियां प्रकट हो गईं। हर एक हट्टा कट्टा आदमी था और हर एक के हाथ में बड़ी तलवार थी। बस पैसे दे दो। लोगों ने लाचारी से सिर हिलाया, जैसे उन्हें ऐसी चीजों की आदत हो गई थी। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और अपने सिल्वर कॉइन्स निकाल कर दे दिए। अब तुम्हारी बारी, उस हट्टे कट्टे आदमी ने लिंजू की तरफ देखकर कहा। मैं, मेरे पास कोई सिल्वर कॉइन्स नहीं है। लिंजू ने सच कह दिया। तो फिर कोई कीमती चीज है? उस आदमी ने मुंह बनाकर पूछा। वो भी नहीं, लिंजू ने सिर हिलाया। तो मर जा बिना किसी दया के। ये जानने पर कि लिंजू के पास पैसे नहीं है, उसने अचानक अपनी बड़ी तलवार उठाकर उसे काट डालने के लिए चला दी। डाकुओं के लिए आम इंसानों की जान घास के बराबर होती थी। धमाका हुआ है। कुछ लोगों ने देखने की हिम्मत भी नहीं जुटाई, कुछ ने अपनी नजरें नहीं हटाईं, जैसे वो कोई तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। किसी की आंखों में दया नहीं थी। ये जगह बहुत बेदर्द थी, या शायद उन्हें ऐसे नजारों की आदत हो गई थी। सर्र की आवाज हुई। सिर उड़ जाने का जो नजारा उन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ। उनके सामने खड़ा युवक उस तलवार से बच निकला। जब भीड़ ने उस युवक की तरफ देखा तो उनकी नजरों ने उसकी मुट्ठी देखी। उस मुट्ठी में भारी ऊर्जा थी। वो उस हट्टे कट्टे आदमी की छाती पर धमाके से लगी। खून का एक थक्का मुंह से निकला। उस हट्टे कट्टे आदमी का शरीर टूटी डोर की पतंग की तरह उछलकर दूर जा लगा। वो जमीन पर जा लगा, धूल उड़ाता हुआ काफी दूर तक सरकता गया। भीड़ सन्न रह गई। बॉडी टेम्परिंग 6th लेयर कल्टिवेटर ऐसे ही हरा दिया गया और उसका मुकाबला एक युवक था। एक युवक जो 14-15 साल का लग रहा था। उनकी आंखों के सामने की हर चीज भीड़ की कल्पना से परे थी। शायद ये वो चीज थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये बहुत अचानक था। सन्नाटा। वहां कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। दर्जनों निगाहें उस युवक पर टिकी थीं। जब युवक कुछ दूर निकल गया तब जाकर उनकी समझ में आया, सिर्फ इसलिए नहीं कि युवक की ताकत बहुत थी, बल्कि इतने सालों में किसी ने पहली बार इस स्थिति फेंगलिंग बैंडिट्स के किसी सदस्य को मारा था। जब खड़े क्या हो, जाओ उसे मारो। उस हट्टे कट्टे आदमी ने खून की एक और थक्की उगली और हुक्म दिया। उसके मुंह से निकलते ही इस स्थिति फेंगलिंग बैंडिट्स के लोग हरकत में आ गए। वो लिंजू की तरफ दौड़े। उनकी चाल देखकर लिंजू समझ गया कि एक एक करके वो किसी से नहीं डरता, लेकिन समूह में हमले के सामने उसके पास सिर्फ जान बचाने का ही रास्ता था।
लिनजू के लिए सबको हराना नामुमकिन था, लेकिन अगर वो भागना चाहता था तो ये मुश्किल नहीं था। इस समूह में उसकी रफ्तार सबसे तेज थी। लिनजू की आकृति दूर जाती देख इन लोगों के चेहरे बदल गए। इस स्थिति फेंगलिंग बांडिट्स को पहली बार ऐसी हार मिली थी। अगर ये बात फैल गई कि इतने लोग मिलकर एक युवक को नहीं पकड़ सके तो ये सच में हंसी की बात होगी। बच्चा भाग रहा है। हे हाँ, मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा। एक आदमी आखिरकार उसके पास पहुंच गया। उसने लिनजू को भयानक मुस्कान दी। क्या तुम्हें लगता है मैं अब भी भाग रहा हूँ? लिनजू ने सपाट स्वर में कहा। इन शब्दों ने उस हट्टे कट्टे आदमी को झकझोर दिया। सच में अगर लिनजू भागना चाहता तो इन लोगों के लिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके और लिनजू के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। क्या ये युवक उसका इंतजार कर रहा था? ये सोचते ही उस हट्टे कट्टे आदमी के होश उड़ गए। नामुमकिन, वो सिर्फ एक लड़का है और मेरे पास बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर की ताकत है। उस आदमी ने खुद को तसल्ली दी। दरअसल इस स्थिति फेंगलिंग बांडिट्स की सूचना मिलने के बाद वो तेजी से पीछा करके यहाँ पहुंच गया था। तुम बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर की ताकत रखते हो, है ना? लिनजू ने उस नए आए आदमी की तरफ देखकर कहा। सच कहूं तो लिनजू का लड़ाई का अनुभव सिर्फ माउंटेन टाइगर से लड़ने तक ही सीमित था। किसी इंसान से लड़ने का ये उसका पहली बार था, इसलिए वो बहुत उत्सुक था। इसीलिए उसने जानबूझकर रफ्तार धीमी करके इस आदमी का इंतजार किया था। चूंकि तुम मेरी ताकत जानते हो और फिर भी यहाँ खड़े होने की हिम्मत रखते हो तो तुम बड़े हो, लेकिन हमारे इस स्थिति फेंगलिंग बांडिट्स से दुश्मनी करने का अंजाम सिर्फ मौत है। उसके शब्दों में भयानक ठंडक थी। उसकी हत्या की भावना पूरी तरह खुल चुकी थी। मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा। लिनजू के मुंह के कोने पर एक रेखा बन गई। उसने उस आदमी को घूरा। मैं शी जियोंग यकीन नहीं करता कि तुम्हारे जैसे बच्चे को नहीं संभाल सकता। उस हट्टे कट्टे आदमी ने तेजी से कदम बढ़ाया। उसके हाथ पंजों में बदल गए। वो लिनजू की छाती पर जोर से झपटा। धमाका। लिनजू ने मुक्का मारा। मुक्का शी जियोंग के पंजों से टकराया। धीमी आवाज हुई। आवाज जाते ही शी जियोंग की दाहिनी टांग हवा में उठी। उसने लिनजू के पेट पर जोरदार लात मारी। लिनजू ने अपना घुटना ऊपर उठा लिया। शी जियोंग की लात उसके घुटने से रुक गई। स्टोन क्रशिंग फिस्ट 5th फॉर्म। बिना किसी झंझट के लिनजू ने ये फर्स्ट ग्रेड मार्शल टेक्निक चला दी। हवा में सनसनाहट उठी। उनके पैरों के नीचे पड़े गिरे हुए पत्ते उस ऊर्जा की लहर से उड़ गए। फॉलिंग ईगल क्लॉ। शी जियोंग भी पीछे नहीं था। सालों के लड़ाई के अनुभव ने उसे सिखा दिया था कि दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अपने सामने खड़े युवक के खिलाफ भी उसने जरा सी लापरवाही नहीं दिखाई। जब उसने हमला किया तो उसमें हत्या की भावना भरी थी। उसने लिनजू को मुर्दा समझ लिया था। मुक्का और पंजा फिर से टकराए। दोनों पीछे की तरफ धकेल दिए गए। लिनजू 5 कदम पीछे हटा, जबकि शी जियोंग सिर्फ 3 कदम। चैप्टर 10 शिक्षण। ये शी जियोंग कई सालों से बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर पर था। उसकी शारीरिक ताकत स्वाभाविक रूप से लिनजू के बराबर नहीं थी। हम पर बच्चा, तुम बमुश्किल मेरे सामने टिक पाते हो। ये प्रतिभा से बुरी नहीं है, लेकिन चूंकि हम दुश्मन हो गए तो बस मर जाओ। इस वक्त शी जियोंग एक प्रतिभाशाली को मारने के सुख में मदहोश था। उसकी हत्या की भावना सहजता से बह रही थी। लिनजू की आंखों में भी निर्दयता झलकी। सामने वाला सच में हत्या करने पर तुला था। वो उसे पूरी तरह मारना चाहता था। स्टोन क्रशिंग फिस्ट 6th स्टांस। उसके कपड़े स्टील की तरह हो गए। उसने मुक्का मारा कर की आवाज की कतारें उठी। बुरा नहीं, शी जियोंग ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन उसके लिए इस मुक्के की ताकत ज्यादा नहीं थी। स्टोन क्रशिंग फिस्ट 7th स्टांस। स्टोन क्रशिंग फिस्ट 6th स्टांस चलाने के बाद लिनजू का मुक्का अचानक बदल गया। उसने एक बार फिर स्टोन क्रशिंग फिस्ट 7th स्टांस चला दी। धमाके की साफ आवाज हुई। शी जियोंग का चेहरा अचानक बदल गया। लिनजू के मुक्के की ताकत पहले मुक्के से दोगुनी थी। हालांकि लिनजू की अगली चाल ने शी जियोंग की आंखों में दहशत भर दी। स्टोन शटरिंग फिस्ट 8th स्टांस के साथ जमीन पर पड़े सूखे पत्ते चूर चूर होकर उड़ गए। कितना धारदार मुक्के की हवा है। यहाँ तक कि शी जियोंग भी इस वक्त हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ये मुक्के की हवा वो नहीं पैदा कर सकता था। धमाका। दोनों भिड़ गए। मुक्का बनाम पंजा। शी जियोंग ने पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वो 5 मीटर पीछे धकेल दिया गया। शी जियोंग सांस लेने ही वाला था कि लिनजू आगे बढ़ा और उसने नई चाल दिखानी शुरू कर दी। शी जियोंग का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसके सामने का युवक इतना आसान नहीं लग रहा था, या यूं कहें कि वो इस युवक से निपट ही नहीं सकता था। स्टोन शटरिंग फिस्ट 9th स्टांस। एक बार सफलतापूर्वक अभ्यास हो जाने पर पत्थर भी चूर चूर कर सकती थी। मुक्का दहाड़ के साथ आया। शी जियोंग अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर इस मुक्के को रोक सका। हालांकि लिनजू के पैरों का संतुलन हल्का सा बदला और वो मुक्का जोर से शी जियोंग की छाती पर लगा। धीमी आवाज तुरंत उठी। शी जियोंग की कई पसलियां टूट गई थी। तेज दर्द से शी जियोंग के गले में खून का स्वाद आया। उसने खून उगल दिया। शी जियोंग को ऐसी हालत में देखकर लिनजू रुक गया। असल में वो सिर्फ अपनी ताकत परखना चाहता था, लेकिन शी जियोंग की हत्या की भावना ने उसे बहुत बेचैन कर दिया था। इसलिए उसने भारी वार किया और शी जियोंग को बुरी तरह घायल कर दिया। लगता है स्टोन क्रशिंग फिस्ट की शक्ति अभी भी बहुत जबरदस्त है। पता नहीं 10th स्टांस का अभ्यास हो जाने पर इसका क्या असर होगा। लिनजू ने मन ही मन सोचा। फिर शी जियोंग की ठंडी निगाहों के बीच धीरे धीरे वहां से चला गया। तीसरे सरदार। आपको काफी देर बाद इस स्थिति फेंगलिंग बांडिट्स का बड़ा समूह आखिरकार वहां पहुंचा। शी जियोंग की दयनीय हालत देखकर सब बहुत हैरान हुए। बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर इस स्थिति फेंगलिंग बांडिट्स के 3 सबसे मजबूत लोगों में से एक था। इस स्थिति में भी उसकी ताकत कम नहीं थी। फिर भी ये आदमी जिससे हमेशा लोग डरते थे आज इस हालत में था। शी जियोंग ने अपने पास आकर सहारा देने वाले चैप्टर 11 10th फॉर्म
इंपीरियल कैपिटल के अंदर एक पहाड़ी क्षेत्र में लिन जू तेज रफ्तार से बढ़ रहा था। जब भी थकान महसूस होती, वो स्पिरिट पर्ल से भिगोए गए पानी की एक घूंट पी लेता। वो स्पिरिट वाटर पेट में जाते ही उसकी थकान दूर हो जाती। इससे लिन जू की रफ्तार काफी बढ़ गई। हालांकि इंपीरियल कैपिटल की विशालता उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। बस इन कुछ पहाड़ियों को पार करने में ही उसे लगभग 3 दिन लग गए। पता नहीं आगे और कितनी पहाड़ियां हैं, लिंजू ने अंतहीन पहाड़ों को देखकर कहा। हालांकि यहाँ लोगों की आवाजाही काफी थी, इसलिए यहाँ दीमन बीस्ट ज्यादा नहीं थे। बच्चा, आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। लिंजू के पीछे एक भयानक हंसी गूंजी। उसका चेहरा बदल गया। खतरे की आभा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। तुम कौन हो? लिंजू ने अपना शरीर घुमाया और उस आदमी को देखकर कहा, मैं नानजुन हूँ, ईस्ट सिटी फेंगलिंग बांडिट्स का दूसरा सरदार। ये कहते वक्त वो अधेड़ आदमी बेहद गर्व से भरा था। ये इंपीरियल कैपिटल का मध्य क्षेत्र नहीं था, इसलिए ईस्ट सिटी फेंगलिंग बांडिट्स का नाम यहाँ भी काफी रौब रखता था। लिंजू का चेहरा सख्त हो गया। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता बढ़ती जा रही थी। सामने वाले की हत्या की भावना इतनी भारी थी कि लिंजू को ऐसी प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर रही थी। हे, मैंने नहीं सोचा था कि असल में पीले बालों का बच्चा होगा। तुमने शीजियों को इतना बुरा हाल किया। हे, कमाल है सच में, जवानों में ही वीर पैदा होते हैं। इस वाक्य में लिंजू के लिए तारीफ का एक शब्द भी नहीं था, सिर्फ ठंडक थी, भयानक ठंडक। तारीफ के लिए शुक्रिया। लिंजू समझ गया था कि सामने वाला उसे सिर्फ पीटना नहीं, मारना चाहता था। मर जाए बच्चा, नानजुन ने दहाड़ लगाई। उसकी हथेलियां सनसनाती हवा के साथ आगे बढ़ी। उसने तुरंत हमला कर दिया। लिंजू को सोचने का वक्त नहीं मिला। स्टोन शटरिंग फिस्ट 8th स्टांस। लिंजू ने कोई लापरवाही नहीं की। सामने वाले के हमले की ऊर्जा साफ तौर पर उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। अगर इस वक्त उसने पूरी ताकत नहीं लगाई तो ये मौत को बुलावा देने के बराबर था। धमाका, दोनों की ऊर्जाएं टकराई। लिंजू सामने वाले की ताकत से उछलकर दूर जा लगा। वो एक बड़े पेड़ से जा टकराया। उसके मुंह से खून निकल आया। बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर। लिंजू की आंखों में हैरानी थी। ये आदमी असल में बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर का विशेषज्ञ था। ताकत बुरी नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं कि शी जियोंग तुम्हारे हाथों हार गया। थोड़ी देर भिड़ने के बाद नानजुन ने लिंजू की ताकत महसूस की और हैरानी से कहा, स्टोन शटरिंग फिस्ट 9th स्टांस। सामने वाले को फिर से आते देख लिंजू की आकृति अचानक चमकी। उसने स्टोन शटरिंग फिस्ट 9th स्टांस चला दी। ये ऊर्जा साफ तौर पर 8th स्टांस से ज्यादा मजबूत थी। विद पाम, लिंजू की छोटी मुट्ठी एक विशाल सूखी हथेली में जल्दी से कैद हो गई। फिर उस हथेली ने जोर से दबाया। लिंजू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी हड्डियां और नसें टूटने के कगार पर पहुंच गई थी। सर्रा स्टोन शटरिंग फिस्ट 10th फॉर्म। लिंजू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपनी मुट्ठी को जोर से पीछे खींचा, फिर अचानक घूमकर फिर से मुक्का दे मारा। धमाका, ये मुक्का लगा। इसकी ताकत स्टोन शटरिंग फिस्ट 9th स्टांस से दोगुनी थी। धूम धूम धूम। इस मुक्के की ताकत सच में जबरदस्त थी। इसने नानजुन को 5 कदम पीछे धकेल दिया। ये स्टोन शटरिंग फिस्ट 10th फॉर्म सच में ताकतवर है। इस स्थिति में भी लिंजू के चेहरे पर खुशी की लकीर दौड़ गई। लग रहा था उसकी क्षमता सिर्फ संकट में ही बाहर आ सकती थी। खुशी के बाद लिंजू का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया। उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लिंजू का शरीर इतना भारी लग रहा था कि वो मुश्किल से अपनी बांह उठा पा रहा था। ताकत की कमी ने लिंजू को मौत के कगार पर ला दिया था। घटा का इस नाजुक वक्त लिंजू ने स्पिरिट वाटर की एक बड़ी घूंट पी ली। स्पिरिट वाटर उसके शरीर में गया। उसकी खत्म हो चुकी ताकत तेजी से लौटने लगी। लिंजू का चेहरा भी हैरानी में बदल गया। उसके आंतरिक अंगों में हल्का बदलाव हो रहा था। वो और भी मजबूत हो रहे थे। बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर से भी ज्यादा ताकत लिंजू के शरीर में दौड़ गई। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर। लिंजू हैरानी से चिल्ला उठा। उसकी पिछली चोटें भी इस स्पिरिट वाटर से लगभग ठीक हो गई थीं। अब लिंजू की ताकत असल में बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर तक पहुंच गई थी। उसकी आंखों में यकीन नहीं था। वो कुछ दिन पहले ही बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर पर पहुंचा था और अब वो बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर पर आ गया था। ये स्पिरिट वाटर सच में अद्भुत था। ताकत बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर तक पहुंचने के बाद लिंजू की निगाहें भी तेज हो गई थीं। इधर नानजुन कुछ कह नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बाहर निकलने को थीं। उसका मुंह खुला रह गया था। उसके चेहरे पर शक था। न सिर्फ वो लिंजू को मारने में नाकाम रहा था, बल्कि उसने उसकी ताकत बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर तक बढ़ा दी थी। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। नानजुन का चेहरा देखकर लिंजू हल्का मुस्कुराया। फिर उसने फिर से स्टोन शटरिंग फिस्ट 10th फॉर्म चला दी। अब उसके शरीर में ताकत भरी थी। मुक्के की हवा सनसना रही थी, यहाँ तक कि गिरे हुए पत्ते इस मुक्के की हवा से चूर चूर हो रहे थे। विद पाम 2nd फॉर्म। हालांकि नानजुन बहुत हैरान था, लेकिन सालों से चाकू की धार पर जीने के कारण उसमें ढलने की क्षमता काफी थी। उसने अपना सबसे ताकतवर हत्या का हमला चलाया और लिंजू पर जोर से झपटा। धम धम धम। मुक्का और हथेली टकराए। लिंजू ने दबाव महसूस किया। उसने अपनी मुट्ठी पीछे खींची। उसका शरीर अचानक पलटा और वो एक दिशा में भाग निकला। ईस्ट सिटी फेंगलिंग बांडिट्स। मैं तुम्हें याद रखूंगा। जब वक्त मिलेगा जरूर आकर सलाह लूंगा। लिंजू की आकृति एक जंगल में घुस गई। उसकी आवाज दूर से आ रही थी। धिक्कार है बच्चा। नानजुन का चेहरा भयानक था। वो बुदबुदाया। बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर का कल्टिवेटर डरावना नहीं था, लेकिन इतनी प्रतिभा वाला युवक जिसे वो मार नहीं सका, ये सबसे डरावनी चीज थी। ऐसा दुश्मन पाकर वो सोच सकता था कि उसके आगे के दिन मुश्किल होंगे। हालांकि ईस्ट सिटी फेंगलिंग बांडिट्स के पास जियो यूएन रेल्म के विशेषज्ञ थे। अगर लिंजू जियो यूएन रेल्म तक भी पहुंच गया
तो भी वो उन्हें निशाना नहीं बना सकता था। आखिर उनका गिरोह कोई अकेला नहीं था। इस क्षेत्र में जोरदारी से चलने के लिए उनके पीठ पर सहारा था। दोबारा नजर मत आना मेरे सामने, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, नानजुन ने भयानक लहजे में कहा। उसके पास बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर की ताकत थी, फिर भी वो बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर के बच्चे को भागने दे गया। अगर ये बात फैल गई तो वो हंसी का पात्र बन जाता। जंगल में घुसते ही लिन जू ने कुछ देर सांस ली। उसने सिर फटोल देने से इनकार किया था और उसने इस स्थिति फेंगलिंग बांडिट्स जैसे जिद्दी लोगों को न्योता दे दिया था और ये लोग उसे मारने पर तुल गए थे। ताकत जब मैं ज़्यू यून रेल्म की ताकत हासिल कर लूंगा तो मैं इस गिरोह से नहीं डरूंगा, लिंजू ने मन ही मन कहा। अब उसके पास स्पिरिट वाटर थी, उसकी ताकत बढ़ाने की रफ्तार और भी तेज थी। स्टोन क्रशिंग फिस्ट पर उसकी पकड़ भी काफी गहरी हो गई थी। स्टोन शैटरिंग फिस्ट 10th फॉर्म भी इस संकट में चल पड़ी थी। इन सब ने लिंजू की ताकत को काफी बढ़ा दिया था। हालांकि उसमें अभी नानजुन से सीधे भिड़ने की ताकत नहीं थी, लेकिन कम से कम अगर वो सामने आ गया तो अपनी जान बचा सकता था। मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा, थोड़ी ताकत और बढ़ा लूं, फिर बाहर निकलूंगा। लिंजू के चेहरे पर थोड़ी शांति आ गई। हालांकि वो घर लौटने के लिए बेचैन था, लेकिन जान बचाकर घर पहुंचने के लिए उसे पहले अपनी ताकत बढ़ानी थी। इस स्पिरिट वाटर के साथ उसकी ताकत की रफ्तार जरूर कुछ तेज हो सकती थी। चैप्टर 12 हुआ 1 सेक्ट। हम पर तुम उस बच्चे का सामना भी नहीं कर सके, क्या मैं खुद कदम उठाऊं? एक हॉल में वो अधेर आदमी ठंडे लहजे में बोला। वो पूरे इस स्थिति फेंगलिंग बांडिट्स में अकेला ज़्यू यून रेल्म का विशेषज्ञ था, पूरे गिरोह की असली जड़, बड़ा सरदार, गैंग लीडर। ये बच्चा सच में बहुत अजीब है। मुझसे लड़ते वक्त ये बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर से बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर में आ गया। नानजुन का चेहरा बदला। उसने कहा, अपनी हार के लिए बहाने मत बनाओ, बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर अब भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, गैंग लीडर ने बेरुखी से कहा। नानजुन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन गैंग लीडर के भयानक चेहरे के सामने वो चुप हो गया। बस इस मामले को अभी छोड़ो, कुछ देर में इंपीरियल कैपिटल की पहाड़ियों में एक संघर्ष होने वाला है जिसमें हमें हिस्सा लेना है। गैंग लीडर की निगाह अचानक बदल गई। वो गंभीर हो गया। कैसा संघर्ष? नानजुन और शीजियोंग ने एक साथ पूछा। लगता है किसी को एक वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले मिल गया है जो बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर कल्टिवेटर को ज़्यू यून रेल्म तक पहुंचने में मदद कर सकता है। बॉडी टेम्परिंग रेल्म के कल्टिवेटर्स पर भी इसका अच्छा असर होता है, एक गैंग लीडर ने कहा। क्या? नानजुन की आंखों में तुरंत चमक आ गई। उसने गैंग लीडर की तरफ देखा। उसकी ताकत कई सालों से बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर पर अटकी थी। वो ज़्यू यून रेल्म तक पहुंचने की गहरी उम्मीद रखता था। वो समझता था कि बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर और ज़्यू यून रेल्म के बीच एक बड़ी खाई थी, एक खाई जिसे पार करना आसान नहीं था। इस बार तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं है। ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड के कई युवा वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले पर कब्जा करने आ रहे हैं। जब ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड हिलेगा तो हुआ 1 सेक्ट भी आएगा। हम ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड की मदद करने जा रहे हैं, गैंग लीडर ने कहा। ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड सुनते ही डाकू कांप उठे। ये गिरोह उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। यहां तक कहा जा सकता था कि ये ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड उनका अपना सहारा था। ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड का सरदार डार्कलियो एक विशेषज्ञ था जिसकी ताकत इन यून रेल्म तक पहुंच चुकी थी। फिर भी इस इंपीरियल कैपिटल में ये गिरोह बेहद छोटा समझा जाता था। हालांकि फिर भी ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड इंपीरियल कैपिटल में एक जगह बनाए हुए था। इंपीरियल कैपिटल में जहां विशेषज्ञ बादलों की तरह थे, वहां एक जगह बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। हुआ 1 सेक्ट की ताकत ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड के बराबर थी। दोनों गिरोह अक्सर आपस में भिड़ते रहते थे। ये वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल लेयर ठीक उन्हीं के बीच की लड़ाई थी। वक्त गुजरता गया। लिंजू को यहाँ आए 1 महीना हो गया था। वो 10 दिन पहले बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर तक पहुंच गया था। उसने स्टोन शैटरिंग फिस्ट 10th फॉर्म में पूरी महारत हासिल कर ली थी। अगर लिंजू अब नानजुन से भिड़ता तो ये कहना मुश्किल था कि कौन जीता। अब जाने का वक्त है। लिंजू ने अपने हाथ पैर फैलाए। बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर से बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर तक पहुंचने में उसे लगभग पूरा 1 महीना लग गया था। ये सच में बहुत धीमा था। अगर दूसरों को पता चलता कि लिंजू क्या सोच रहा था तो वो जरूर खून उगलते। आम लोगों को बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर से बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर तक पहुंचने में लगभग 1 साल लगता था। समय का हिसाब लगाए तो उसे क्योंजू सिटी से आए 3 महीने हो गए थे। उसे नहीं पता था कि उसके माँ बाप कैसे होंगे। लिंजू बेहद बेचैन था, इसलिए उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। इंपीरियल कैपिटल के बाहरी इलाके के शहर पहले से ही काफी समृद्ध थे। ये जगह पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ी थी और अभी इंपीरियल कैपिटल के असली मध्य क्षेत्र में नहीं थी। फिर भी यहाँ विशेषज्ञ बादलों की तरह थे। इन यून रेल्म के विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ वही लोग यहाँ गुजर कर सकते थे जिनकी ताकत इन यून रेल्म तक पहुंचती थी। कुछ विशेषज्ञ जिनकी ताकत यांग यून रेल्म तक पहुंच जाती थी वो इंपीरियल कैपिटल के मध्य क्षेत्र में जाने के लायक समझे जाते थे। हालांकि ऐसी जगह में यांग यून रेल्म की ताकत होना भी कोई खास बात नहीं थी। यिन यांग रेल्म तक पहुंचना जरूरी था, तब जाकर वहां कोई जगह बना सकता था। पता नहीं इस बार ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड से 3 जगह छीन पाएंगे या नहीं, एक अधेड़ आदमी ने चेहरे पर भारीपन लिए आगे पीछे चलते हुए कहा। जुनी एक होनहार बच्ची है। वो पहले ही बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर तक पहुंच चुकी है, लेकिन बाकी दोनों सिर्फ बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर पर हैं। हम कैसे मुकाबला करें? मैंने सुना है कि ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड के तीनों युवक बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर के आसपास है। लगता है हमारी हार की संभावना जीत से ज्यादा है। अधेड़ आदमी के पास खड़े एक बुजुर्ग ने हल्की आह भरकर कहा। सच में हमने पहले नियम बना दिए थे, लेकिन कौन जानता था कि ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड के तीनों युवक इतने स्तर पर पहुंच जाएंगे।
अगर संभव होता तो मैं बहुत चाहता कि जूनी इस वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले में जाए। अधेड़ आदमी ने चलना रोका और कहा, सेक्ट मास्टर, क्या आप जबरदस्ती? बुजुर्ग का चेहरा सख्त हो गया। ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड और ह्यूआ वन सेक्ट की ताकत लगभग बराबर थी। अगर सच में लड़ाई छिड़ गई तो जीतना आसान नहीं होता, बल्कि दोनों तबाह हो सकते थे। सिर्फ एक वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले के लिए बड़ी लड़ाई करना सच में बहुत बेकार था। नहीं, मेरा मतलब है दूसरों को ढूंढ कर उन दोनों की जगह लड़वाना, अधेड़ आदमी ने कहा। उसके चेहरे पर तीखापन आ गया। वो और कोई नहीं, ह्यूआ वन सेक्ट का सेक्ट मास्टर था। ह्यूआ वन सेक्ट मास्टर ऑफ ह्यूआ वन गेट। इस वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले की लड़ाई ह्यूआ वन सेक्ट और ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड के बीच थी। ये वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले सिर्फ बॉडी टेम्परिंग रेल्म के युवाओं द्वारा अब्सॉर्ब किया जा सकता था। यूएन रेल्म वालों के लिए ये बेकार था। इसलिए ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड और ह्यूआ वन सेक्ट ने अपने अपने सेक्ट से यूएन रेल्म से नीचे के 3 सबसे होनहार युवाओं को चुना था। 3 मैचों की सीरीज थी। जो जीतता उसका युवक वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले में कल्टिवेशन कर सकता था। अभी ह्यूआ वन सेक्ट के पास सिर्फ जूनी थी जो बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर कल्टिवेटर थी। बाकी दोनों बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर पर थे। साफ था कि वो सामने वाले से कमजोर थे। हालांकि इस उम्र में बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर या बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर तक पहुंचने वाले युवक सच में बहुत कम है। बुजुर्ग की बातें ठीक वही समस्या थी जिससे ह्यूआ वन सेक्ट मास्टर ऑफ ह्यूआ वन गेट परेशान था। मैं एक युवा लड़की को जानता हूं जिसकी ताकत बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर तक पहुंच चुकी होगी। हालांकि उसके बाद भी हमारे पास एक व्यक्ति की कमी है, ह्यूआ वन सेक्ट मास्टर ऑफ ह्यूआ वन गेट ने कहा। जूनी जितनी ताकतवर एक और युवा लड़की है, बुजुर्ग ने ह्यूआ वन सेक्ट मास्टर ऑफ ह्यूआ वन गेट की बातें सुनकर हैरानी से कहा। हाँ है तो ह्यूआ वन सेक्ट मास्टर ऑफ ह्यूआ वन गेट ने सिर हिलाया। बच्चे, यहाँ अकेले चलना बहुत खतरनाक है। इस सड़क पर एक युवक ने लिन जू को देखकर कहा। बताने के लिए शुक्रिया भाई साहब। लिन जू ने उस आदमी को मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया। उसने चारों तरफ देखा। उसने देखा कि ये सभी लोग घोड़ों पर सवार थे। उनके पीछे कई गाड़ियां थीं जिनमें काफी सारा माल लदा था। तुम इंपीरियल कैपिटल जा रहे हो ना? हमें भी उसी तरफ जाना है, साथ चलते हैं, युवक ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर ये बच्चा शराफत नहीं टालेगा। लिंजू ने सीधी मुस्कान दी। सामने वाले की कोई बुरी नीयत नहीं लग रही थी। आखिर उसके कपड़े शानदार नहीं थे और उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी लालच की जाए। गाड़ी में चढ़ने के बाद लिंजू इन लोगों के साथ चलने लगा। गाड़ी से सफर करने से उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ गई। लिंजू ने इनसे ये भी जाना कि ये सभी लोग एक ही गुट से थे। ये ह्यूआ वन सेक्ट से थे। चैप्टर 13 जूचोंग। आधे दिन के सफर के बाद ये समूह आखिरकार ह्यूआ वन सेक्ट पहुंच गया। लिंजू भी उनके साथ यहाँ आ गया था क्योंकि यही इंपीरियल कैपिटल जाने का रास्ता था। लीटोंग, आखिरकार तुम लौट आए। रास्ते में कोई मुश्किल तो नहीं आई? एक बुजुर्ग ने समूह को ह्यूआ वन सेक्ट में आते देखकर कहा। सब ठीक रहा, सफर शांति से गुजरा, लीटोंग ने जवाब दिया। ये व्यक्ति हमारे ह्यूआ वन सेक्ट का सदस्य नहीं लगता है ना? बुजुर्ग की निगाह घूमी और लिंजू पर जाकर टिक गई। ये इंपीरियल कैपिटल जा रहे हैं, हमारा रास्ता एक ही था तो हम साथ ले आए। लीटोंग हंसा। अकेले इंपीरियल कैपिटल जा रहे हो? इस महाद्वीप में जो बेहद खतरनाक था, ये युवक अकेले इंपीरियल कैपिटल जा रहा था। ये देखकर बुजुर्ग बहुत हैरान हुआ। उसने लिंजू पर निगाहें डाली लेकिन उसे कोई खास बात नजर नहीं आई। फिर वो चैन की सांस ले बैठा। इन भाइयों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस बच्चे को सवारी दी। अब मैं चलता हूँ। लिंजू ने शुक्रिया के साथ मुस्कुराया और फिर आगे बढ़ने लगा। रुको, एक आवाज गूंजी। सबने आदर की निगाहों से उस तरफ देखा। छोटे भाई, मैं एक काम में तुम्हारी मदद चाहता हूँ, अगर कोई हर्ज न हो तो। उसके मुंह से निकलते ही सबने हैरानी से ह्यूआ वन की तरफ देखा। ह्यूआ वन सेक्ट का सेक्ट मास्टर था। वो एक युवक से मदद कैसे मांग सकता था? क्या ये वो है? बुजुर्ग ने आंखें सिकोड़ी और फिर से लिंजू को देखा। लिंजू, ये हमारे ह्यूआ वन सेक्ट के सेक्ट मास्टर हैं, लीटोंग ने बगल से याद दिलाया। लिंजू सन्ना रह गया। सामने वाले की ताकत उसके शरीर पर भारी दबाव डाल रही थी। ये एहसास सिर्फ उसके पिता के उम्र के दौर में ही मिलता था। ये यूएन रेल्म की ताकत होगी। सामने वाले की विशाल ताकत का पता चलते ही लिंजू की आंखों में श्रद्धा आ गई। अंदर चलकर बात करते हैं। ह्यूआ वन लिंजू को एक कमरे में ले गया। बुजुर्ग भी पीछे आ गया। तुम्हारा नाम लिंजू है ना? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी ताकत अब किस स्तर पर पहुंच गई है, ह्यूआ वन ने पूछा। लिंजू ने हल्की भौं चढ़ाई फिर जवाब दिया, बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर। ये सुनकर ह्यूआ वन हल्का मुस्कुराया। उसने बगल में खड़े बुजुर्ग की तरफ नजर डाली। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, फिर अचानक हमला करके लिंजू की तरफ दौड़ा। खतरे की तेज आभा आई। लिंजू ने तुरंत अपनी ताकत दिखाते हुए बचाव किया। उसने स्टोन शटरिंग फिस्ट 8th स्टांस चलाई जो बुजुर्ग की हथेली से टकराई। बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर। बुजुर्ग भी मुस्कुराया। ये बच्चा सच में अपनी ताकत छुपाने में माहिर था। उसे देखकर वो 14-15 साल का लग रहा था, फिर भी बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर की ताकत तक पहुंच सका था। ये सच में कमाल था। लिंजू की ताकत देखकर ह्यूआ वन के मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। सेक्ट मास्टर ह्यूआ, इसका क्या मतलब है? लिंजू ने ह्यूआ वन की तरफ देखा। छोटे भाई, बुरा मत मानना, हमारी कोई बुरी नीयत नहीं है, बस तुमसे एक काम में मदद चाहिए, ह्यूआ वन ने कहा। फिर उसने उसे वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल लेयर के बारे में बताया। अगर मैं ये मुकाबला जीत गया तो मुझे क्या फायदा होगा? लिंजू ने पूछा। ये वो सवाल था जिस पर उसे सोचना था। बेशक फायदा है। हालांकि वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल लेयर में जाने का यूएन रेल्म तक पहुंच चुके लोगों पर कोई असर नहीं होता, लेकिन बॉडी टेम्परिंग रेल्म के विशेषज्ञों के लिए ये कल्टिवेशन के लिए बहुत बड़ा सहारा है।
अगर तुम छोटे भाई बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर तक पहुंच गए हो तो इसमें जाकर शायद आधे महीने में ही जीव यूएन रेल्म तक पहुंच सकते हो, ह्युआ वान ने कहा। ये वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल लेयर सच में अच्छी जगह थी बॉडी टेम्परिंग रेल्म के कल्टिवेटर के लिए। ये एक दुर्लभ खजाना था। अगर जूनी को तैयार करने की बात न होती तो वो कभी किसी दूसरे को ये जगह नहीं देता। हालांकि मौजूदा हालात में उसके पास बाहर से मदद लेने के सिवा और कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं जीत की गारंटी नहीं दे सकता। जीव यूएन रेल्म का नाम सुनते ही लिन जू की आंखें चमक उठी। आखिर जीव यूएन रेल्म कोई आम इंसान नहीं पहुंच सकता था। सिर्फ जीव यूएन रेल्म तक पहुंचकर ही कोई असली कल्टिवेटर कहलाता था। लिंजू का जवाब सुनकर ह्युआ वान हल्का मुस्कुराया। उसे काफी राहत मिली। ये मुकाबला 3 दिन में होगा, तुम इन 3 दिनों में यही रह सकते हो, ह्युआ वान ने कहा। लिंजू ने इनकार नहीं किया। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेने दोगे? क्या मेरे अलावा कोई और है जो बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर की ताकत तक पहुंच सकता है? एक युवक गुस्से से भरे चेहरे के साथ दहाड़। सेक्ट मास्टर ने एक युवा लड़की और एक युवा लड़के को बुलाया है। कह रहे हैं कि उनकी ताकत काफी अच्छी है, इसलिए तुम्हारी जगह खत्म हो गई। मैं झो चोंग बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर पर हूँ। कुछ समय में बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर तक पहुंच सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि सेक्ट मास्टर ने जिन्हें बुलाया है वो मुझसे ज्यादा ताकतवर होंगे, युवक ने ठंडे लहजे में कहा। कुछ समय में पहुंचोगे मतलब अभी नहीं पहुंचे हो। बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। एक ठंडी आवाज आई। फिर एक पतली खूबसूरत आकृति प्रकट हुई। उसका पूरा शरीर सफेद कपड़ों में छिपा था। उसका खूबसूरत चेहरा पूरी तरह दिख रहा था, हालांकि उस पर आम लोगों से अलग एक अकड़ और ठंडक थी। सफेद कपड़ों के अंदर एक थोड़ी सी कच्ची नाजुक देह थी। जूनी उसे आते देख झो चोंग चौंक गया। उसका ज्यादातर गुस्सा गायब हो गया। इस औरत के सामने वो फिर से जोर से नहीं चिल्ला सकता था। आखिर जूनी की कल्टिवेशन की प्रतिभा उससे एक कदम आगे थी, उसकी ताकत भी उससे एक कदम आगे थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाकर उसे चुनौती दे दो, यहाँ बकबक करने से कोई फायदा नहीं, जूनी ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसकी मुस्कान में हल्की ठंडक थी। वो भी जानना चाहती थी कि सेक्ट मास्टर ने उसके लिए कैसा साथी ढूंढा था। जूनी की बातें सुनकर झो चोंग कमरे से बाहर निकल गया। वो सीधा लिंजू के कमरे की तरफ बढ़ा। धमाका! दरवाजे पर बेरहमी से पटकनी पड़ी लिंजू को। अपनी कल्टिवेशन रोकनी पड़ी। लिंजू का चेहरा उदास हो गया। कल्टिवेशन के दौरान टोकना बहुत खतरनाक बात थी। अगर उसने जल्दी से पीछे नहीं हटा होता तो आज उसे बड़ी चोट आ सकती थी। फिर भी लिंजू का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। चर्रा दरवाजा लिंजू ने खोला। सामने एक चेहरा था जो उससे 1-2 साल बड़ा लग रहा था। तुम लिंजू हो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम में ऐसी क्या खूबी है कि तुमने वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले की लड़ाई में मेरी जगह ले ली, झो चोंग ने ठंडे लहजे में कहा। उसने अपने से छोटे इस युवक की तरफ देखा। लग रहा था उसे हराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। इस वक्त कई लोग अपने अपने कमरों से बाहर आ गए थे। वो देखना चाहते थे कि आखिर इस लिंजू में ऐसी क्या ताकत है कि सेक्ट मास्टर उसे इतना महत्व दे रहे थे। ह्युआ वान और बुजुर्ग भी अपने कमरों से बाहर आ गए थे। जूनी भी एक तरफ से देख रही थी। मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, कृपया वापस जाओ। लिंजू की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि उसने झो चोंग को दहाड़ते सुना। मुझे लगता है तुम सिर्फ एक कचरा हो, फिर भी तुम वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले के लिए लालच रखते हो। अगर तुम मुझसे भी नहीं जीत सकते तो यहाँ से निकल जाओ। जो दरवाजा बंद होने वाला था अचानक रुक गया। लिंजू का चेहरा और भी उदास हो गया। इस वक्त कोई भी देख सकता था कि ये युवक झो चोंग की बातों से पूरी तरह भड़क चुका था। चैप्टर 14 यूनाई डिफीटेड। हे, क्या हुआ? लड़ना चाहते हो? अब भी झो चोंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये युवक उससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। बिना कुछ कहे लिंजू ने अपना शरीर घुमाया और मुक्का दे मारा। वो मुक्का जोर से झो चोंग की छाती पर लगा। स्टोन क्रशिंग फिस्ट की भारी ताकत पूरी तरह खुल गई। जोरदार धमाके के साथ झो चोंग का शरीर तोप के गोले की तरह पीछे उछला। वो जोर से जमीन पर जा लगा और 5 मीटर लंबी खाई बना गया। जमीन पर गिरते ही झो चोंग के गले में खून का स्वाद आया। उसके मुंह से सन्नाटा, पूरी जगह सन्नाटा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि लिंजू इतना ताकतवर होगा। जब उसने हमला किया तो उसके मुक्के की भयानकता ने झो चोंग को जरा भी मुकाबला करने का मौका नहीं दिया। चर्रा बिना कुछ कहे लिंजू ने भीड़ की हैरान निगाहों के बीच दरवाजा बंद कर लिया। पीछे सिर्फ हैरानी और चौंकाने वाली निगाहें रह गईं। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे, ये देखकर जूनी ने बेरुखी से कहा। लिन जू ने अभी जितनी ताकत दिखाई थी वो सिर्फ इतनी थी कि वो उसे नजरअंदाज न करे। आखिर अगर वो हमला करती तो वो भी झो चोंग को ऐसी ही हालत में डाल सकती थी। उसे सच में महत्व देने लायक बनने के लिए ये ताकत अभी काफी नहीं थी। इन हालातों में झो चोंग के दिल में डर पैदा हो गया। सामने वाले की ताकत बिल्कुल उसकी कल्पना से परे थी। ऐसी ताकत सिर्फ बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर के कल्टिवेटर के पास हो सकती थी। ये सोचकर और फिर अपने कुछ देर पहले के शब्दों को याद करके अगर लिंजू कचरा था तो वो खुद क्या था। इस लड़ाई के बाद किसी को लिंजू की ताकत पर शक नहीं रहा। आखिर उसकी ताकत झो चोंग से ज्यादा थी। वक्त उड़ गया। आखिरकार तीसरा दिन आ गया। ह्युआ वान सेक्ट का एक समूह कई विशेषज्ञों को लेकर वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले की जगह की तरफ बढ़ा। आधे दिन के सफर के बाद वो आखिरकार उस जगह पहुंच गए। तब तक वहां काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। साफ शाम का वक्त था। तू है बच्चा, अपनी जान दे। एक तेज चीख गूंजी। शाम के अंधेरे में नानजुन सीटी बजाता हुआ आया। स्टोन शटरिंग फिस्ट 8th स्टांस। धमाका! लिंजू का मुक्का नानजुन की सूखी हथेली से जोर से टकराया। तेज आवाज हुई। दोनों के शरीर जोर से पीछे हटे। नानजुन ने ठंडी सांस ली।
1 महीने में नहीं देखा। इस बच्चे की ताकत और बढ़ गई लगती है। नानजुन का मुंह फड़का, उसने मन ही मन सोचा। नानजुन क्या कर रहे हो? एक गहरी आवाज उतरी ह्युआवान सेक्ट मास्टर ऑफ ह्युआवान गेट के शरीर में भारी ओरिजिन का उमर आया। उसकी जीवनी शक्ति बिना रुके बह रही थी। हालांकि वो नहीं जानता था कि लिन जू का नानजुन से क्या झगड़ा था, लेकिन अगर नानजुन ने उसकी आंखों के सामने लिन जू को मार डाला तो उसकी यहाँ कोई जगह नहीं बचती थी। उनके पास ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड ने हल्की मुस्कान दी। ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड का सरदार डॉक लियू तुरंत आगे बढ़ा। उसने लिन जू पर एक नजर डाली। उनके बीच एक छोटा सा झगड़ा है। मुझे लगता है हमें उनका झगड़ा खत्म होने देना चाहिए, फिर अपनी लड़ाई करें। डॉक लियू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये हमारे ह्युआवान सेक्ट के मेहमान हैं। जिसने भी इसे छुआ उसने ह्युआवान सेक्ट को छुआ। मैं ह्युआवान सेक्ट मास्टर ऑफ ह्युआवान गेट चुप नहीं बैठूंगा। ह्युआवान सेक्ट मास्टर ऑफ ह्युआवान गेट दहाड़ा। वैसे भी इस स्थिति फेंगलिंग बैंडिट्स और ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड के साथ उसके रिश्ते पहले से ही खराब थे, तो उसे एक और झगड़ा जोड़ने में कोई हर्ज नहीं था। ह्युआवान सेक्ट मास्टर ऑफ ह्युआवान गेट इस वक्त ऐसे खड़ा हो गया था। इससे लिन जू को काफी आभार महसूस हुआ। हे ठीक है नानजोन, अभी हट जा। यहाँ के मामले खत्म होने के बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। डॉक लियू ने भयानक मुस्कान दी। इस वाक्य का मतलब बहुत साफ था। यहाँ के मामले खत्म होने के बाद वो ह्युआवान सेक्ट को रोक लेगा। उस वक्त अगर इस स्थिति फेंगलिंग बैंडिट्स लिन जू को मारना चाहेंगे तो ये सिर्फ एक शब्द की बात होगी। इन शब्दों का मतलब लिन जू ने भी भांप लिया, लेकिन इस माहौल में उसने कुछ नहीं कहा। अगर किसी ने लिन जू को छूने की हिम्मत की तो वो हमारे ह्युआवान सेक्ट का दुश्मन है। इस स्थिति फेंगलिंग बैंडिट्स, अगर तुमने इसे छुआ, चाहे ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड का सहारा हो, मैं तुम्हारा पूरा गिरोह तबाह कर दूंगा। ह्युआवान सेक्ट मास्टर ऑफ ह्युआवान गेट ने ठंडे लहजे में कहा। हे, हम आज वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले के लिए आए हैं। इस मामले को अभी रहने दो। डॉक लियू ने फिर से मुस्कान दिखाई। ह्युआवान सेक्ट के लोग बहुत हैरान थे। ह्युआवान सेक्ट मास्टर ऑफ ह्युआवान गेट ने किसी बाहरी के लिए पहली बार ऐसी बातें की थीं। इस नाटक के बाद असली लड़ाई शुरू हुई। हे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा ह्युआवान सेक्ट सिर्फ जूनी को उतारेगा। सिर्फ जूनी को आगे आते देख डॉक लियू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मैं भी एक जगह हूँ। लिन जू आगे बढ़ा और बोला। तो है इस स्थिति फेंगलिंग बैंडिट्स ने नहीं सोचा था कि लिन जू ही ये दूसरी जगह होगा। सरदार, ये लिन जू 1 महीने पहले ही बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर पर पहुंचा था। नानजुन ने डॉक लियू से कहा। नानजुन की बातें सुनकर डॉक लियू को चैन मिला। सिर्फ 1 महीने पहले बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर पर पहुंचा था। वो कोई बड़ी लहर नहीं उठा सकता था। बस 2 लोग हैं, तीसरा कहाँ है? डॉक लियू ने पूछा। वो उसे अभी कुछ काम है, शायद थोड़ी देर में आ जाए। ह्युआवान सेक्ट मास्टर ऑफ ह्युआवान गेट ने झिझकते हुए कहा। वो उससे इत्फाकन मिला था। उसने इस वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले पर कब्जा करने में मदद करने का वादा इसलिए किया था क्योंकि एक शर्त थी, वो भी इस वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले में कल्टिवेशन करना चाहती थी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तो पहले ये दोनों लड़ ले। डॉक लियू ने मुस्कुराकर तुरंत एक व्यक्ति को भेजा। ह्युआवान सेक्ट मास्टर ऑफ ह्युआवान गेट ने भी जूनी को उतारा। जूनी की ताकत बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर पर थी और वो इस स्तर पर आधे साल से ज्यादा समय से थी। मैं पहला दौर जीतकर आती हूँ, उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जूनी का चेहरा बदला। उसने गहरी आवाज में कहा। अब भी उसे यकीन नहीं था कि लिन जू के पास कोई बड़ी ताकत हो सकती है। जूनी की अकर भरी बातों पर लिन जू ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया। सामने वाली भी एक युवा लड़की थी जिसका नाम तियान लिंग था। कहा जाता था कि वो भी बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर की विशेषज्ञ थी। इस वक्त रात धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान अंधेरे में लिपटा हुआ था। चांद चांदी की थाली की तरह आसमान में टंगा था। धमाका धमधम लगातार 3 धमाके हुए। तियान लिंग और जूनी ने लड़ाई शुरू कर दी। मशाले जलाई गई। आग की लपटों के बीच ये लड़ाई और भी नजरों को बांधने वाली हो गई। बुरा हुआ, जूनी हार रही है। ह्युआवान सेक्ट मास्टर ऑफ ह्युआवान गेट का चेहरा अचानक धंस गया। तियान लिंग ने भयानक ताकत फोड़ दी। उसने बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर की विशाल क्षमता दिखा दी। उसका शरीर हवा में लटका। उसने अपनी बाईं टांग घुमाकर जोर से जूनी के शरीर पर मारा। इस अचानक हमले के सामने जूनी बिल्कुल बेबस हो गई। उसके मुंह से खून की थक्की निकली। वो धक्का खाकर जमीन पर गिर गई। हार गई। जूनी की आंखों में यकीन नहीं था, वो असल में हार गई थी। ह्युआवान सेक्ट मास्टर ऑफ ह्युआवान गेट, हम पहला दौर जीत गए। डॉक लियू ने जोर से हंसते हुए कहा। वो बेहद उत्तेजित लग रहा था। ह्युआवान सेक्ट मास्टर ऑफ ह्युआवान गेट की आंखों में भी अफसोस और गुस्सा था, लेकिन हकीकत यही थी। उसने अपनी उम्मीद लिन जू पर टिका दी। अगर लिन जू भी हार गया तो तीसरे दौर की जरूरत ही नहीं थी। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जीतना ही होगा। ह्युआवान सेक्ट मास्टर ऑफ ह्युआवान गेट ने कहा। मैं जीत की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा। लिन जू ने हल्की मुस्कान दिखाई और आगे बढ़ गया। चैप्टर 15 विक्ट्री। तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। झांग फेंग एक युवक आया। वो लगभग 16 साल का था। स्टोन शटरिंग फिस्ट 8th स्टांस। बिना किसी अनावश्यक शब्द के लिन जू ने पहल करते हुए स्टोन क्रशिंग फिस्ट चला दी। 8th स्टांस की ताकत बेहद भयानक थी। उसने मुक्का झांग फेंग की बांध पर दे मारा। धमाका धीमी आवाज गूंजी। झांग फेंग और लिन जू दोनों पीछे हटे। झांग फेंग 3 कदम पीछे हटा, जबकि लिन जू 5 कदम पीछे हटा। ये भिड़ंत देखकर ह्युआवान की आंखों में उदासी आ गई। लिन जू की ताकत झांग फेंग के बराबर नहीं थी। झांग फेंग की ताकत भी बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर पर है, बस उसकी शक्ति लिन जू से ज्यादा है। पता नहीं आगे क्या होगा, ह्युआवान ने बेरुखी से कहा। हालांकि उसके दिल में उम्मीद अब भी लिन जू पर ही थी। अभी अगर लिन जू ये लड़ाई जीत जाता, तभी जूनी को वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले में जाने का मौका मिल सकता था।
जूनी के चेहरे से अकड़ हट गई थी, उसकी जगह मायूसी आ गई थी। वो सच में हार गई थी। लिन जू की तरफ देखते हुए उस वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले के लिए वो केवल यही उम्मीद कर सकती थी कि लिन जू जीत जाए, लेकिन क्या ये युवक कर सकता था? क्या वो सच में झांग फेंग को हरा सकता था? अगर वो खुद झांग फेंग से लड़ती तो जीतने की संभावना 50-50 ही होती। आखिर झांग फेंग जो ताकत दिखा रहा था वो साफ बता रहा था कि वो काफी समय से बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर पर था। उसकी ताकत बिल्कुल जूनी के बराबर थी। लिन जू, तुम मेरे मुकाबले नहीं हो, जूनी भी मेरे मुकाबले नहीं है, झांग फेंग ने ठंडे लहजे में चिल्लाकर कहा। मैं तुम्हारे मुकाबले हूं या नहीं, ये लड़ने के बाद पता चलेगा, लिन जू ने भी ठंडे लहजे में चिल्लाकर कहा। फिर उसका शरीर हल्का घूमा और उसने मुक्का दे मारा। ये स्टोन शटरिंग फिस्ट 9th स्टांस थी, जिसकी ताकत 8th स्टांस से ज्यादा थी। स्प्लिटिंग पाम, झांग फेंग की हथेली हल्की घूमी, तलवार की तरह बन गई। उसने जोर से नीचे वार किया, मुक्का और हथेली टकराए। मुक्के से निकली ताकत ने झांग फेंग को पीछे धकेल दिया। वो कई कदम पीछे हट गया, जबकि लिन जू अपनी जगह पर डटा रहा। बहुत अच्छे, ये हालात देखकर ह्युआवान मुस्कुराया। उसने पहले सोचा था कि लिन जू की ताकत झांग फेंग से कम है, लेकिन अब लग रहा था कि वो सिर्फ अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रहा था। इस वक्त लिन जू ने पूरी ताकत लगाई तो उसकी शक्ति झांग फेंग से भी ज्यादा थी। झांग फेंग को पीछे हटते देख ह्युआवान सेक्ट के लोग खुशी से चिल्ला उठे, लेकिन इस सब पर डार्क लियू को कोई खास हैरानी नहीं लग रही थी। कुछ गड़बड़ है। लिन जू ने झांग फेंग की तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा, हे, मुझे इतना आगे तक धकेल दिया, तुम बुरे नहीं हो। झांग फेंग ने लिन जू की तरफ हल्की मुस्कान दी। फिर उसके शरीर की जीवनी शक्ति अचानक बढ़ गई। बॉडी टेम्परिंग 9th ले। ह्युआवान और बाकी लोगों ने ये ऊर्जा महसूस की और बेहद हैरान होकर चिल्ला उठे। साथ ही उनके दिलों में आह भी उठी। अगर झांग फेंग और लिन जू दोनों बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर पर होते तो ये कहना मुश्किल था कि कौन जीतता, लेकिन अब झांग फेंग बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर पर था, यानी लिन जू से पूरा एक स्तर ऊपर। अब जीत हार बिल्कुल साफ थी। ये देखकर जूनी ने मन ही मन सिर हिलाया। लगता था इस बार उनकी तरफ हार तय थी। वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड को जाना था। इस हार के बारे में उसने लिन जू को दोषी नहीं ठहराया। आखिर वो खुद भी हार गई थी। स्प्लिटिंग पाम, बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर तक पहुंचते ही झांग फेंग ने तुरंत अपनी भयानक मार्शल स्किल चलाई। उसकी हरकतें और भी तेज और तीखी हो गई थी। हालांकि हथेली की शक्ति अभी लिन जू से नहीं टकराई थी, लेकिन हर कोई अंदाजा लगा सकता था कि नतीजा क्या होगा। लिन जू की हार तय थी। बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर की ताकत का मुकाबला बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर वाला नहीं कर सकता था। ह्युआवान ने भारी सांस ली। उसकी आंखों में भी हार थी, लेकिन हालात ऐसे थे तो वो कुछ कह नहीं सकता था। ह्युआवान सेक्ट की तरफ के चेहरों के उलट ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड के लोगों के होंठों पर मुस्कान थी। आखिर वो जानते थे कि बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर और 8th लेयर के बीच ताकत का भारी अंतर था। इस स्थिति फेंगलिंग बैंडिट्स तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लिन जू को मात खाते देखना उनके लिए सबसे खुशी की बात थी। अगर झांग फेंग इस बार लिन जू को मार डालता तो और भी अच्छा होता। स्टोन शटरिंग फिस्ट 9th स्टांस। लिन जू ने उन सब निगाहों की परवाह नहीं की। उसने स्टोन शटरिंग फिस्ट 9th स्टांस जला दी। उसके कपड़े अचानक सरसरा उठे, स्टील की तरह सख्त हो गए। धम धम धम, मुक्का और हथेली पूरी तरह टकराए। फिर भीड़ की हैरान निगाहों के बीच एक आकृति उछलकर दूर जा लगी। वो जोर से एक पेड़ से टकराई और जंग के बराबर मोटा पेड़ गिरा दिया। ये कैसे हो सकता है? नानजुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरानी से चिल्ला उठा। सिर्फ वही नहीं, डार्क लियू और ह्युआवान भी ये नहीं सोच सकते थे कि बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर की ताकत वाला झांग फेंग लिन जू से उछलकर दूर जा लगेगा। क्या ये मुमकिन था? लिन जू भी बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर पर है। ह्युआवान की आंखों में जल्दी से चमक आ गई। ये बिल्कुल वो चीज थी जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। इस वक्त लिन जू असल में हालात पलट सका था। ये बच्चा सच में अपनी असली ताकत छुपा रहा था। अगर झांग फेंग ने भी अपनी बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर की ताकत न दिखाई होती तो शायद वो अब भी छुपाता रहता। ये हालात देखकर ह्युआवान मुस्कुराया। उस दिन लिन जू ने जब कहा था कि उसकी ताकत बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर है तो उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। असीम संभावनाओं वाला बच्चा। ह्युआवान ने आह भरे बिना नहीं रहा। उसके पूरे सेक्ट में लिन जू जैसी प्रतिभा कोई नहीं रखता था। उसे इस बात का पूरा यकीन था ऐसे प्रतिभाशाली से उसे दोस्ती करने की या उसे अपने सेक्ट में शामिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तुम बेहद ताकतवर हो, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर। झांग फेंग असल में खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम भी बुरे नहीं हो। लिन जू ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं नहीं हारूंगा। झांग फेंग का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। फिर उसकी हथेली तलवार की तरह लिन जू पर जोर से टूट पड़। मैं भी नहीं हारूंगा, लिन जू ने ठंडे लहजे में चिल्लाकर कहा। यह 2nd ग्रेड मार्शल स्किल है, ब्लेड पाम। ह्युआवान ने चेतावनी दी। स्टोन शटरिंग फिस्ट 10th फॉर्म। स्टोन शटरिंग फिस्ट 9th स्थान से पूरी दोगुनी ताकत वाली ये शक्ति उछली। वो ब्लेड पाम से जोर से टकराई। तुरंत लिन जू का पैर हवा में घूमा। उसने झांग फेंग की छाती पर लात मारी। झांग फेंग इस वक्त टूटी डोर की पतंग की तरह उछलकर दूर जा लगा। वो फिर से जोर से जमीन पर जा लगा। अब वो सच में लड़ने की क्षमता खो चुका था। लिन जू ने जो ताकत दिखाई उससे सब हैरान रह गए। भले ही झांग फेंग ने बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर की ताकत से 2nd ग्रेड मार्शल स्किल इस्तेमाल की थी, फिर भी वो लिन जू को नहीं हरा सका। ये दिखा रहा था कि लिन जू की ताकत बिल्कुल झांग फेंग के मुकाबले की नहीं थी। उनके बगल में जूनी ने अपने गुलाबी होंठ थोड़े खोले। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने पहले सोचा था कि लिन जू की ताकत अधिक से अधिक उसके बराबर होगी, लेकिन अब लग रहा था कि उसने अपनी क्षमता को ज्यादा आंका था। ह्युआवान सेक्ट ने दूसरा मैच जीत लिया। इस तरह तीसरा मैच होना था।
अपना तीसरा व्यक्ति भेजो, डॉक ल्यू ने कहा। लिन जू की जीत ने उसे हैरान कर दिया था, लेकिन वो घबराया नहीं था। क्या वो आ गई? हुआ वन ने दूर की तरफ देखा, वहां अंधेरा घना था। बस उसी वक्त हल्की खुशबू अंधेरे को चीरती हुई हवा में फैल गई, बेहद ताज़ा हरे रंग के कमल जैसे कपड़ों में लिपटा हुआ वो चौंकाने वाला खूबसूरत चेहरा धीरे धीरे सबकी आंखों के सामने आया। उस वक्त वो अकेली अंधेरे की गहराइयों से निकलकर चली आ रही थी। उस वक्त उसने दुनिया की सारी रोशनी अपने पास समेट ली थी। उस वक्त वो सबसे चमकदार थी, उसके हरे कपड़े लहरा रहे थे जो हर शब्द से परे थे। तारांकन तारांकन चैप्टर 16 ज़िऊ युएन रेल्म। तारांकन तारांकन। चांदनी की नरम रोशनी में एक लड़की धीरे धीरे अंदर चली आई। उसकी हरी पोशाक हवा में हल्के हल्के लहरा रही थी। उसके कदम लोटस फ्लावर्स की तरह नाजुक थे। आखिरकार वह सबकी उत्सुक और एक्सपेक्टेंट नजरों के सामने आ खड़ी हुई। चांद की रोशनी तिरछी पड़ रही थी। उसके चेहरे पर देखने वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि चांदनी उसके चेहरे को इल्यूमिनेट कर रही है या वह खुद मून को इल्यूमिनेट कर रही है। उसका वो एक्सक्विजिट कार्व्ड जेड जैसा चेहरा बिल्कुल फ्लॉलेस था, जैसे विल्डरनेस में कोई मिस्टी ट्री या एम्प्टी वैली में खिली हुई सिक्लूडेड ऑर्किड। उसकी पिच ब्लैक आंखें स्ट्रीम वाटर के पूल की तरह क्रिस्टल क्लियर थीं। उसकी गेज जेंटल और सॉफ्ट थी, जिसमें इंडिस्क्राइबेबल प्योरिटी थी। उसकी मुस्कान इस दुनिया का एपिफिलम फ्लावर थी, जो चुपके से क्वाइट मेलोडी छेड़ देती हो। उसके 3000 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर सीधे वाटरफॉल की तरह बहते हुए, स्मूथ एज अ वाटरफॉल और सॉफ्ट एज सिल्क, कमर तक आकर रुक गए थे। उसके जेड लाइक शोल्डर्स, लंबी लेग्स और ग्रेसफुल फिगर। वो कमर इतनी पतली थी कि लगता था एक हाथ से ग्रास्प कर ली जा सकती है। एक नज़र में वह लोटस फ्लावर जैसी लग रही थी। उस पल पूरे वेन्यू में हर कोई बिल्कुल स्टिल हो गया। सो ब्यूटीफुल। काफी देर बाद डॉक ल्यू ने थूक निगला और प्रेज किया। इफ द स्टॉकेड मास्टर लाइक्स हर, आई विल पर्सनली टेक एक्शन एंड लेट हर अकम्पनी द स्टॉकेड मास्टर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ईस्ट सिटी फेंगलिंग बांडिट्स के गैंग लीडर ने लूड गेज के साथ कोल्ड स्नीयर करते हुए कहा। गैंग लीडर की बात सुनकर डॉक ल्यू ने विगरसली अपना चिन नोट किया। उसके माउथ के कॉर्नर्स पर वंडरफुल आर्क बन गया। शायद उन शब्दों को सुन लिया था। यंग वुमन ने हल्के से ब्राउज फरोकी, फिर उसकी आंखों में हेट्रेड और अनोयंस की ट्रेस इम्परसेप्टिबली फ्लैश हुई और उसने गैंग लीडर की तरफ ग्लांस स्वीप की। लिन जू के हाथ में भी शॉक सर्ड हो गया। यह वुमन उसने आज तक देखी सबसे ब्यूटीफुल वुमन थी। जाओ मिंग एक यूथ अपीयर हुआ, वह ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड से था। सबकी गेज के सामने उसका एक्सप्रेशन काम था। उसने कहा, हान ज़ायरोकी। उसकी वॉइस सिल्क और बम्बू की तरह थी, एक्सट्रीमली प्लेजेंट द ईयर। वे 3 शब्द धीरे धीरे लिन जू के ईयर्स में ड्रिफ्ट हो गए। हान ज़ायरोकी, लिन जू ने साइलेंटली मन में रिसाइट किया और नाम याद कर लिया। सिंस एवरीवन हैज अराइव्ड, लेट्स बिगिन। हुआ वन, सेक्ट मास्टर ऑफ हुआ वन गेट ने कहा, और तुरंत अरीना में दोनों फाइट शुरू कर दी। वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल लेयर की ओनरशिप के मामले में जाओ मिंग ने कोई केयरलेसनेस नहीं की। उसके पाम्स ब्लेड्स की तरह थे, फुटस्टेप्स लाइटनिंग की तरह तेज। वह हान ज़ायरोकी पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्विफ्टनेस से अटैक करने लगा। उसने आर्म्स उठाईं, जेड वाइट रिस्ट रिवील हो गए। वो सीमिंगली वीक और बोनलेस आर्म्स ने अपोनेंट के सीरीज ऑफ अटैक्स को ब्लॉक कर दिया। यूज योर फुल स्ट्रेंथ। 2 ब्लोज एक्सचेंज करने के बाद हान ज़ायरोकी ने जाओ मिंग की तरफ देखा और इंडिफरेंटली कहा, फाइन, यू आस्क्ड फॉर दिस। जाओ मिंग ने कोल्ड स्नॉट किया और बर्स्ट ऑफ फोर्स आउटवर्ड एक्सप्लोड हो गया। बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर। सबने जाओ मिंग के बॉडी पर फोर्स फील की और सभी सरप्राइज्ड हो गए। ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड के यूथ इंडीड फॉर्मिडेबल थे। त्यान लिंग की स्ट्रेंथ बॉडी टेम्परिंग 8th लेयर थी, लेकिन बाकी 2 एक्चुअली बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर पर थे। जाओ मिंग के बॉडी पर फोर्स फील करके हुआ वन, सेक्ट मास्टर ऑफ हुआ वन गेट की आंखों में ट्रेस ऑफ डिमनेस आ गई। उसे समझ आ गया कि फ्यूचर में ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड उनकी हुआ वन सेक्ट से डेफिनेटली स्ट्रोंगर होगा। हालांकि अभी दोनों फैक्शंस की स्ट्रेंथ सिमिलर थी, लेकिन 10 years बाद जब ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड के ये यूथ स्ट्रोंग हो जाएंगे तो हुआ वन सेक्ट उन्हें रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। हुआ वन, सेक्ट मास्टर ऑफ हुआ वन गेट ने स्लाइटली साई किया और अरीना की तरफ कंटिन्यू देखने लगा। वह बहुत होप कर रहा था कि हान ज़ायरोकी इस बैटल को विन कर ले ताकि ज़्यूनाई वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले में एंटर कर सके। शायद इस साल के अंदर वह ज़्यू यून रेल्म तक पहुंच जाए और तब हुआ वन सेक्ट में एक ज़्यू यून रेल्म एक्सपर्ट आद हो जाएगा। जाओ मिंग के बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर की पावर देखकर भी हान ज़ायरोकी पैनिक नहीं हुई। उसने पाम्स पुश की, फिर लीप अप किया, किक आउट की और जाओ मिंग के चेस्ट पर हैवी किक लैंड कर दी। यह किक बिल्कुल नो फ्रिल्स, सिंपल और डायरेक्ट थी। पचे हान ज़ायरोकी ने कोई मार्शल आर्ट्स यूज भी नहीं किया था, फिर भी जाओ मिंग का बॉडी किक होकर उड़
गया और ग्राउंड पर हेवीली लैंड हुआ। जाओमिंग ने बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर की स्ट्रेंथ ब्रिंग आउट की थी, लेकिन इस बातल में कोई सस्पेंस नहीं था। बातल इतनी क्विकली खत्म हो गई कि लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाए। सब अस्टोनिशमेंट में थे, जैसे जो कुछ हुआ वह सिर्फ इल्यूजन था। डिड शी विन? ह्यूआवान, सेक्ट मास्टर ऑफ ह्यूआवान गेट का फेस टाइटन हुआ, फिर रिलैक्स्ड हुआ और माउथ के कॉर्नर्स पर स्माइल आ गई। HMPH, लेट्स गो। यह सिचुएशन देखकर डार्क लियू का फेस ब्लैक हो गया। माउथ के कॉर्नर्स वायलेंटली ट्विच कर रहे थे, लेकिन उसकी गेज टाइटली लिन जू और हन जायरोकी के फेसेस पर फिक्स्ड थी। एक मोमेंट बाद उसने गेज विथड्रॉ की और सबको ले जाकर चला गया। ब्रैड, आई डोंट बिलीव यू विल स्टे इन द ह्यूआवान सेक्ट फॉरएवर। As long as you dare to come out, I guarantee I will tear you into pieces. एक विशस वॉइस लिनजू के ईयर्स में पड़ी। यह एग्जैक्टली नानजन ने कहा था। बाद में सब चले गए। हन जायरोकी ने यह सुनकर अपनी ब्यूटीफुल आईज स्लाइटली ब्लिंक की। थैंक यू बोथ वेरी मच दिस टाइम। आई विल नेवर ब्रेक द प्रॉमिस आई मेड। द ओरिजिन काई स्टोरेज इन द वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल लेयर cannot last long. Hurry and enter it, Huawan. सेक्ट मास्टर ऑफ ह्यूआवान गेट ने हैप्पीली कहा। उसकी बात सुनकर लिनजू और हन जायरोकी अंदर एंटर कर गए। एक मोमेंट हेजिटेट करने के बाद ज्यूनाई भी वॉक्ड इनसाइड। हालांकि ज्यूनाई ने इस बार ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया था और अपॉर्चुनिटी पूरी तरह लिनजू और हन जायरोकी पर डिपेंड थी, फिर भी वह इस मौके को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल लेयर मिस्ट से श्राउडेड था। जैसे ही कोई एंटर करता तुरंत रिफ्रेश्ड फील होता। बॉडी टेम्परिंग रेल्म वालों के लिए यह डेफिनेटली ट्रेजर लैंड था। हन जायरोकी और लिनजू अंदर एंटर करके दोनों ने एम्प्टी स्पेस ढूंढा, कल्टिवेशन सील्स फॉर्म किए और कल्टिवेट करने लगे। ओरिजिन का भी सर्कुलेट होने लगी। इट रियली इज अ गुड प्लेस, लिनजू ने एक्सक्लेम्ड किया। वह सिंगल बिट अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए डेस्परेटली कल्टिवेट करने लगा। यहाँ ओरिजिन काय ओरिजिनली लिमिटेड थी और वह बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर पर था। शायद यहाँ एक गो में ब्रेक थ्रू करके ज्यू यूएन रेल्म तक पहुंच जाए। बज, लिनजू की बुजम में रे ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुई, लेकिन मिस्ट ने कवर कर दिया। सिर्फ वह क्लियरली देख पा रहा था। इट इज एक्चुअली ऑल्सो अब्सॉर्बिंग ओरिजिन काय। यह सिचुएशन देखकर लिनजू का एक्सप्रेशन स्लाइटली चेंज हुआ, फिर उसने लेट इट गो और कंटिन्यू कल्टिवेट किया। इट सीम्स माई स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज्ड and my internal organs are even more powerful. लिनजू ने अपने चेंजेस फील किए और हैप्पीली कहा। शॉर्ट 3 डेज धीरे धीरे गुजर गए और ओरिजिन का ग्रेजुअली थिन होने लगी। कैन आई एब्सॉर्ब ओरिजिन काई नाउ? ओरिजिन काई के रैपिंग में लिनजू को लगा जैसे विस्प्स ऑफ ओरिजिन काई उसके बॉडी में एंटर कर रही हैं, फिर सर्कल बनाकर सर्कुलेट हो रही हैं और पेल येलो गैस फॉर्म कर रही हैं। ओरिजिन काई साइक्लोन। इज दिस एक्चुअली अ ओरिजिन काई साइक्लोन? लिनजू को हार्ड टू बिलीव था। वह जानता था कि ओरिजिन का साइक्लोन होने का मतलब ज्यू यूएन रेल्म है। क्या वह सच में ज्यू यूएन रेल्म पहुंच गया? ओरिजिन का फिर सर्कुलेट हुई बॉडी के अंदर। ओरिजिन का घूमी और फाइनली दूसरा पेल येलो गैस फॉर्म हुआ जो ओरिजिन का साइक्लोन को स्ट्रेंथन करने लगा। ज्यू यूएन रेल्म। इस मोमेंट लिनजू को कोई डाउट नहीं रहा। बॉडी के अंदर अबंदन पाव से बता रही थी कि यह इंडीड ज्यू यूएन रेल्म की पाव है। यह पाव बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर से सिंपली 5 टाइम्स स्ट्रोंगर थी। इस मोमेंट लिनजू को फाइनली समझ आया कि ज्यू यूएन रेल्म का एक्सपर्ट कितना टेरिफाइंग होता है। साई ब्रीथ आउट करके थिनास पेपर। ओरिजिन का को देखकर लिनजू ने स्लाइटली साई किया। ओरिजिन का अब उसके अब्सॉर्ब करने लायक नहीं बची थी। ओरिजिन का कंज्यूम हो चुकी थी। अब लीव करने का टाइम था। लिनजू ने गेज स्लाइटली टर्न किया तो देखा लास्ट विस्प अब ओरिजिन का हन जायरोकी के बॉडी में फ्लो कर गई। वह भी एक्चुअली ज्यू यूएन रेल्म पहुंच चुकी थी। तारांकन चैप्टर 17। अटैक टुगेदर। तारांकन। ओरिजिन का डिसिपेट हो गई और तीनों धीरे धीरे वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल लेयर से बाहर वॉक कराए। ज्यूनाई, योर स्ट्रेंथ। ह्यूआवान और बाकी 3 दिन से गार्ड कर रहे थे। ज्यूनाई को देखते ही ह्यूआवान एस्टोनिश्ड हो गया, जो फिर जो में बदल गया। ज्यूनाई की स्ट्रेंथ एक्चुअली बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर तक पहुंच गई थी। वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल लेयर ट्रूली वर्दी ऑफ इट्स रेप्यूटेशन था। बॉडी टेम्परिंग रेल्म के कल्टिवेटर्स पर इसका इफेक्ट एक्सट्रीमली पावरफुल था। लेकिन ह्यूआवान ने गेज लिनजू और हन जायरोकी की तरफ शिफ्ट की। उसकी आंखें क्विकली शॉक से भर गईं। उसे एक्चुअली दोनों के आसपास ओरिजिन का सर्कुलेट करते फील हुई और यूएन पा की फ्लक्चुएशन भी थी। ये साइंस इनफ थे प्रूव करने के लिए कि दोनों ज्यू यूएन रेल्म पहुंच चुके हैं। जीनियसेस, ये दोनों ट्रू जीनियसेस थे। उनके मुकाबले ज्यूनाई नेग्लिजिबल लग रही थी और ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड के तीनों भी इनके सामने फीके थे। बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर और ज्यू यूएन रेल्म में सिर्फ एक स्टेप का फर्क था, लेकिन वो सिंगल स्टेप मिलियंस ऑफ पीपल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता था। फिर भी लिनजू
और हान ज़ारोकी ने उसे क्रॉस कर लिया। वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल ले का इफेक्ट तो था, लेकिन उनकी कल्टिवेशन टैलेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। सेक्ट मास्टर हुआ, थैंक यू, I have some matters to attend to, so I must leave, लिंजू ने कहा। If you go out like this, I worry that the East City Fengling bandits will harm you. हुआ वन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था। उसने लिंजू की टैलेंट देख ली थी। अगर वह लिंजू को विन ओवर कर ले तो फ्यूचर में हुआ वन सेक्ट को ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड से फियर नहीं होगी। If they want to harm me now, they will surely have to pay a heavy price. लिंजू फेंटली स्माइल करके ज्यादा कुछ नहीं कहा और डिपार्टेड कर गया। मुड़ते वक्त लिंजू ने नोटिस किया कि हान ज़ारोकी ऑलरेडी चली गई थी। ज़्यूनाई वहीं खड़ी रही। लिंजू की डिपार्टिंग बैग को देखकर हाथ में स्लाइटली साइ किया। इस यूथ के बगल में उसकी ओरिजिनल एरोगेंस सिंपली वर्थ मेंशनिंग नहीं थी। सच टैलेंट माई हुआ वन सेक्ट विल अल्टीमेटली फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप। हुआ वन ने साइ किया और सबको लेकर वहां से चला गया। एक दिन बाद इंपीरियल कैपिटल के पास ईस्ट सिटी में एक फिगर क्विकली फ्लैट एरिया क्रॉस करके ग्राउंड पर लैंड हुआ। रात गहरी थी और फिगर ज्यादा कंस्पिक्यूअस नहीं था, बहुत कम लोग नोटिस कर पाए। कम आउट, लिंजू संकन फेस के साथ बोला। यू नोटिस्ड मी अ लॉन्ग टाइम अगो, डिडंट यू? वॉइस के साथ ग्रीन फिगर अपीयर हुई। डेड ऑफ नाइट की मूनलाइट में पीएलएस ब्यूटी वाला चेहरा रिवील हुआ। अपीयरेंस थोड़ी इमेच्योर लग रही थी। ग्लांस से लगता था वह सिर्फ 16 के आसपास है। Why did you come here? लिंजू ने पूछा। The same purpose as you. You should know that women hold grudges. कोल्ड वॉइस में किलिंग इंटेंट था, जो लिंजू को गैंग लीडर द्वारा डार्क ल्यू से कही गई बात याद दिला रहा था। सिर्फ उस एक सेंटेंस की वजह से वह ट्रैक करके यहाँ आई थी। यह ट्रूली सरप्राइजिंग था। Let's go. It will be difficult for you to deal with this gang of bandits alone. If the two of us join forces, it will be much safer. हान ज़ारोकी सडनली ब्लूमिंग लोटस की तरह स्माइल करके बोली। ऑल राइट ज़्यू, यून रेल्म का असिस्टेंट लिन ज़ू नेचुरली रिफ्यूज नहीं करेगा। इतने दिनों में उसे समझ आ गया था कि कुछ चीजें सिर्फ फोर्स से सॉल्व होती हैं। अगर वह दूसरों को डील नहीं करेगा तो सूनर या लेटर दूसरे उसे डील कर देंगे। ईस्ट सिटी फेंगलिंग बैंडिट्स में ओवर 30 मेंबर्स थे, लेकिन गैंग लीडर के अलावा बाकी सब बॉडी टेम्परिंग लेवल पर थे। स्ट्रॉन्गेस्ट सिर्फ नानजन और शिक्षण थे। नानजन बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर पर था और शिक्षण बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर पर, बाकी 4th या 5th लेयर पर थे। उन्हें फियर करने की जरूरत नहीं थी। बैंग, स्टडी लगता वुडन डो सिंगल पंच से स्प्लिंटर्स में बदल गया। इज दिस द पावर ऑफ यून पाव? लिंजू हैप्पीली बोला। उसे बॉडी टेम्परिंग रेल्म से डिफरेंट यह पावर फील हो रही थी। ज़्यू यून रेल्म पहुंचने का मतलब ओरिजिन का एब्सॉर्ब करके यून पाव में ट्रांसफॉर्म करना था। अटैकिंग करते वक्त ओरिजिन का से बनी यून पाव और भी फियर्स और फॉर्मिडेबल होती थी। हुड शार्प शाउट हुई और एक पर्सन अपीयर हुआ। उसके व्यू में ईस्ट सिटी में कोई उन्हें प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लिंजू, कई लोगों ने लिंजू का फेस रिकॉग्नाइज किया था, इसलिए यह पर्सन एक ग्लांस में पहचान गया। यह सिचुएशन पूरे बैंडिट्स को अलार्म कर गया। एक मोमेंट बाद ये लोग लिंजू और दूसरे पर्सन को सराउंड कर चुके थे। आई विल डील विद द गैंग लीडर एंड आई विल लीव द अदर्स टू यू, लिंजू हान ज़ारोकी की तरफ देखकर बोला। इट्स बेटर इफ यू डू दिस काइंड ऑफ टायरिंग वर्क। हान ज़ारोकी क्लियरली लिंजू के डिवीजन ऑफ लेबर से अग्री थी। I didn't look for you, yet you came to look for me. Since you're here, don't leave. Especially you. गैंग लीडर कोल्डली स्नीयर्ड किया। उसकी गेज हान ज़ारोकी पर शिफ्ट हुई। स्कैन करने के बाद लेचरस आइज में ग्रीडी ग्लिंट आ गया। इट्स बेटर इफ यू लीव हिम टू मी। हान ज़ारोकी ने बात खत्म करते ही बॉडी सडनली डार्ट आउट की हरी पोशाक के नीचे ग्रीन लॉन्ग सॉर्ड हाथ में अपीयर हुई। उसने फियर्सली थ्रस्ट किया और गैंग लीडर की तरफ चार्ज कर गई। सिर हिलाकर लिंजू ने बाकी लोगों की तरफ गेज टर्न कर ली। लिंजू, you were lucky to escape last time. I didn't expect you to deliver yourself to our door. What should I say about you? नानजन लाउडली लाफ किया, जैसे लिंजू की स्टूपिडिटी पर हंस रहा हो। Since that's the case, I will kill you. The others don't need to make a move. Just leave him to me. नानजन की बात सुनकर आसपास के लोग several meters retreat कर गए। I think you should all attack together, लिंजू calmly बोला। Arrogant brat, नानजन ने स्नीयर्ड किया, लेकिन उसी मोमेंट उसकी आंखों में ब्लैक लाइट फ्लैश हुई। फिस्ट ऑलरेडी स्ट्राइक कर चुका था। फियर्सली चेस्ट पर स्लाम हो गया। स्पीड इतनी फास्ट थी कि एस्केप मुश्किल था। पाव इतनी थी कि खुद को टेरिफाइड फील हुआ। इस मोमेंट उसे फाइनली समझ आया कि लिंजू की स्ट्रेंथ अब उसके कंटेंड करने लायक नहीं रही। वह एक्चुअली ज़्यू यून रेल्म पहुंच चुका था। इस बार वह ट्रूली ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। नानजन की हॉरिफाइड गेज के नीचे पंच फाइनली लैंड हुई। बॉडी कैननबॉल की तरह उड़ गया।
वॉल से कलाइड हुआ। वॉल नॉक डाउन हो गई और बॉडी बेरिड हो गया। यह सीन ब्लिंक ऑफ एन आई में हुआ। किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। किनान जन ने मूव भी नहीं किया और नो पावर द फाइट बैक के बीट हो गया। इस लिन जू ने किस लेवल तक पावरफुल हो गया था। शिक्षण का फेस पेल हो गया। माउथ के कॉर्नर्स वायलेंटली ट्विच कर रहे थे। कुछ समय पहले लिन जू सिर्फ बॉडी टेम्परिंग 7th लेयर कल्टिवेटर था और शिक्षण से ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन अब वह जियो यूएन रेल्म का एक्सपर्ट बन चुका था। ये कल्टिवेशन स्पीड ट्रूली एडमायरेबल थी। आखिर उन्होंने किस तरह का पर्सन प्रोवोक कर दिया था। दूसरी तरफ हान जायरोकी और गैंग लीडर ऑलरेडी फियर्सली फाइटिंग कर रहे थे। गैंग लीडर भी ग्रेव हो गया। उसे कभी ड्रीम में भी नहीं आया था कि लिन जू और हान जायरोकी दोनों अर्ली स्टेज ऑफ द क्षुआन यूएन रेल्म के एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। इस बार ई स्थिति फेंगलिंग बैंडिट्स डेंजर में थे। तारांकन चैप्टर 18 वुंडेड तारांकन नेक्स्ट इज यू। लिन जू शिक्षण की तरफ देखकर बोला। ये शब्द शिक्षण के लिए बॉम्बशेल थे। सीधे हाथ पर लगे। इमेंस फियर उठने लगा और ड्रेड पूरे हाथ में स्प्रेड हो गया। स्टोन क्रशिंग फिस्ट 5th फॉर्म। ओवरली पावरफुल मूव की जरूरत नहीं थी, सिर्फ स्टोन क्रशिंग फिस्ट 5th फॉर्म इनफ थी शिक्षण को होपलेस सिचुएशन में डालने के लिए। बैंडिट्स के लिए कोई पिटी नहीं था। इन लोगों ने काउंटलेस ऑर्डिनरी कॉमनर्स को हार्म किया था। आज इस पर्सन को किल करना एक्ट ऑफ जस्टिस था। यह लिन जू का फर्स्ट टाइम किसी को किल करना था। थोड़ा अनईजी फील हो रहा था, लेकिन उसने सप्रेस कर लिया। इफ यू डोंट वांट टू डाई, लीव नाउ। डू नॉट बी बैंडिट्स इन द फ्यूचर, अदरवाइज योर फेट विल बी द सेम एज हिज। लिन जू कोल्डली शाउटेड किया। इससे सब वायलेंटली ट्रेम्बल कर गए। बॉडीज अनकंट्रोलेबली शेक हो रहे थे। दो जियो यूएन रेल्म एक्सपर्ट्स थे, जबकि उनकी तरफ सिर्फ एक था। वे नेचुरली वे कर सकते थे। कौन स्ट्रोंगर है? लिन जू के शब्दों के बाद वे पैनिक में फ्लेड कर गए। इस ग्रुप को जाते देख लिन जू ने गेज हान जायरोकी और गैंग लीडर की बैटल की तरफ टर्न की। इस मोमेंट दोनों इवनली मैच्ड लग रहे थे। 9th स्टांस ऑफ द रॉक शैटरिंग फिस्ट। लिन जू इमीडिएटली आर्म स्विंग किया। फिस्ट में ओरिजिन का हिंट था। गैंग लीडर पर अटैक करने के लिए तैयार। यू डोंट नीड द हेल्प, आई कैन डील विथ हिम माई सेल्फ। कोल्ड क्लियर वॉइस आई। हान जायरोकी के हाथ में सयान लॉन्ग सॉर्ड इंस्टेंटली रेज्ड हुई और वायलेंटली थ्रस्ट फॉरवर्ड की गई। 3 सयान लाइट शैडोज में ट्रांसफॉर्म हो गई। शार्प सॉर्ड का इस मोमेंट फुली रिवील्ड हो गया। टाइगर क्लॉ, गैंग लीडर ने शाउटेड किया और इमीडिएटली टाइगर जैसी मूवमेंट की पाम टाइगर्स क्लॉ जैसी हो गई और पावरफुल ऑरा सडनली अपीयर हुई। लेकिन 3 सयान लाइट शैडोज के नीचे यह ऑरा स्लोली सप्रेस्ड हो रही थी। द गैंग लीडर्स मार्शल स्किल मस्ट हैव रीच्ड द 2nd ग्रेड लेवल। लिन जू की आंखों में शॉक था। अब तक उसने सिर्फ स्टोन क्रशिंग फिस्ट कल्टिवेट की थी, जो 1st ग्रेड मार्शल स्किल थी। स्टोन शैटरिंग फिस्ट 10th फॉर्म 2nd ग्रेड मार्शल स्किल के कंपेरेबल थी, लेकिन बहुत सिंगुलर टेक्निक थी। उसे लग रहा था 2nd ग्रेड मार्शल स्किल की सेक कल्टिवेट करनी चाहिए, लेकिन 2nd ग्रेड मार्शल स्किल इनहेरेंटली एक्सट्रीमली प्रेशस और डिफिकल्ट टू फाइंड थी। सयान लाइट शैडोज इंस्टेंट में फ्लैश पास्ट हुईं और जायंट टाइगर क्लॉ पर हेवीली लैंड हुईं। लाउड बूम के साथ 2 स्ट्रीम्स ऑफ ओरिजिन का सडनली कलाइडेड। टाइगर क्लॉ ड्राई वुड की तरह स्नैप्ड होकर सप्रेस्ड हो गई। ब्लड फ्लो होने लगा। पेनफुल हाउल के साथ गैंग लीडर की दोनों आर्म्स सेवर्ड हो गईं। इफ यू किल मी, द ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड विल डेफिनेटली नॉट लेट यू ऑफ, डेथ फेस करते हुए गैंग लीडर ने कहा। स्विश शब्दों के साथ सयान लाइट शैडो उसके हाथ को पियर्स कर गई। रिजेंटफुल गेज के नीचे हान जायरोकी ने सयान लॉन्गसॉर्ड पुल आउट किया, जो फिर सयान लाइट शैडो में ट्रांसफॉर्म होकर डिसअपियर हो गई। PFFT सब करने के बाद हान जायरोकी ने माउथफुल ऑफ ब्लड स्पिट आउट किया। फेस डेथली पेल हो गया लगता था। गैंग लीडर का अटैक बिना इफेक्ट के नहीं गया था। वह सिंपली फोर्स करके एंड्योर कर रही थी। यू आर इंजर्ड, लिन जू ने हान जायरोकी के एक्सट्रीमली पेल फेस को देखकर कहा। हान जायरोकी ने इस बॉय की तरफ वेरीली देखा, जो उससे 1-2 साल यंगर था, और स्नो वाइट चिन स्लाइटली नॉड किया। लेट मी हेल्प यू टू द फ्रंट टू रेस्ट, लिन जू ने कहा। हान जायरोकी ओरिजिनली रिफ्यूज करना चाहती थी, लेकिन करंट इंजरीज ओरिजिन का मस्त करने लायक नहीं थी। हान जायरोकी के पास आते ही अलूरिंग फ्रेग्रेंस की विस्प स्लोली वाफ्ट हुई। लिन जू ने सपोर्ट करके आगे बढ़ाया। यह ऑलरेडी डेंजरस प्लेस था। अगर वे यहाँ रहते और ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड के लोग आ जाते तो उनकी स्ट्रेंथ के बावजूद अनडाउटेडली डाई कर जाते। आधा दिन बाद दोनों केव पर पहुंचे और लिन जू वहां स्टॉप हो गया। स्काई अभी डार्क थी। डॉन होने में कुछ टाइम था। केव के अंदर ओरिजिन के कंजम्पशन या इंजरीज की एग्जॉस्शन की वजह से हान जायरोकी सो गई थी। वेदर कोल्ड था। कर्ल्ड अप बॉडी देखकर लिन जू ने अपना कोट उतारा और हान जायरोकी के बॉडी पर कवर कर दिया। यह रात बहुत क्वाइट थी
और जल्दी ही स्काई ग्रेजुअली ब्राइटन होने लगी। आंखें खोलकर लिंजू ने स्टेल एक्सहेल की। ठीक उसी समय हान जायरोकी ने ब्राइट आइज खोली और उसे गेजिंग कर रही थी। थैंक यू हान जायरोकी फेंटली स्माइल करके लिंजू का कोट उतारकर रिटर्न कर दिया। लिंजू ने कोट लिया और फेंटली स्माइल करते हुए कहा, इट शुड टेक अ फ्यू डेज फॉर योर इंजरीज टू रिकवर। लेट्स स्टे हियर फॉर अ फ्यू डेज फॉर नाउ। हान जायरोकी लिंजू के शब्दों पर रूमिनेटिंग कर रही थी, लेकिन करंट इंजरीज देखकर अगर लिंजू चला गया तो कोई ऑर्डिनरी डीमोनिक बीस्ट भी डिवाव कर सकता था। उसने लिंजू की केयर ज्यादा डिक्लाइन नहीं की। I'll go find some food nearby first, लिंजू ने कहा और चला गया। मोमेंट बाद कुछ वाइल्ड चिकन्स लेकर आया। फायर राइज हुई। लिंजू ने ग्रिल सेटअप किया। स्किल टेक्निक से विस्प्स ऑफ फ्रेग्रेंस केव में स्प्रेड होने लगी। हान जायरोकी भी सलाइवा स्वलो कर रही थी। इज इट रेडी? हान जायरोकी फ्रेग्रेंस एंड्योर नहीं कर पाई और एंग्शियसली पूछा। राइट अवे, लिंजू स्माइल करके रोस्टेड मीट का पीस हान जायरोकी को हैंडेड कर दिया। अरोमा सेंस करके हान जायरोकी खाने लगी। मीट टेंडर थी और उसने आज तक जितना खाया उससे कहीं ज्यादा डिलिशियस थी। यंग बॉय लिंजू द्वारा इतना एक्सक्विसिट मीट रोस्ट करना हार्ड टू इमेजिन था। डू यू वांट मोर? लिंजू ने हान जायरोकी के सामने मीट बोन्स देखकर माउथ का कॉर्नर इनवॉलंटरीली ट्विच किया। उसकी एपेटाइट इतनी लार्ज कैसे? Enough, enough. This is the first time I've eaten so much. The meat you roasted is truly delicious. It is the second most delicious thing I've ever eaten. Han Zairocki beautiful smile reveal करके बोली। Second most delicious. Then what is the first most delicious? लिंजू ने पूछा। Apricots. Love eating apricots. The most word mention करते हुए Han Zairocki full of smiles थी। On the way here, I think I saw a few apricot trees. I'll go pick some for you. लिंजू स्माइल करके बोला। रियली? वर्ड सुनकर हान जायरोकी की आंखों में लाइट भर गई और सरप्राइज से बोली। वह तुरंत उठना चाहती थी लेकिन इंजरीज की वजह से केव में रहना पड़ा। वेट फॉर मी अ मोमेंट। फिर लिंजू चला गया। हान जायरोकी फिर अकेली केव में रह गई। ठीक उसी मोमेंट रॉ हुई। यह एक्चुअली फर्स्ट रैंक डीमोनिक बीस्ट था। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यह फर्स्ट रैंक डीमोनिक बीस्ट हान जायरोकी के सामने कॉटिंग डेथ होता, लेकिन अब हान जायरोकी हेविली इंजर्ड थी। बॉडी मूव करना भी इनकन्वीनियंट था। डीमोनिक बीस्ट से डील करना तो दूर की बात। आई वोंट डाई हियर, विल आई? डीमोनिक बीस्ट को क्लोजर आते देख हान जायरोकी ने ब्राउज टाइटली फ्राउन की। तारांकन चैप्टर 19। द टाइकून। तारांकन। डीमन बीस्ट रैपिडली एडवांस नहीं कर रहा था, सिर्फ स्लोली मूव कर रहा था, लेकिन हर स्टेप हान जायरोकी को टेरिफाइड फील करा रहा था। सिर्फ 10 मीटर्स डिस्टेंस बाकी थी। डीमन बीस्ट रेस्टलेस हो गया, रॉ किया और फॉरवर्ड चार्ज कर गया। बैंग! पेल येलो स्ट्रीम ऑफ एनर्जी अपीयर हुई और डीमन बीस्ट पर हेविली स्मैश हो गई। रॉ! डीमन बीस्ट ने कुछ वेल्स की और पैनिक में फ्लेड कर गया। इट सीम्स आई कैन नॉट लीव यू टू फार बिहाइंड। लिंजू फेंटली स्माइल करके कुछ एप्रिकॉट्स निकाल कर दिए। एप्रिकॉट्स देखते ही हान जायरोकी विजिबली एक्साइटेड हो गई। एपेटाइट ज्यादा हैंडल नहीं कर पा रही थी, फिर भी कुछ खा लिए। थैंक यू, हान जायरोकी ऑकवर्डली स्माइल करके बोली। इट इज नथिंग। लिंजू भी स्लाइटली स्माइल किया। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर? हान जायरोकी ने पूछा। आई एम गोइंग होम। लिंजू डिस्टेंस में देखा होम से ओवर 3 मंथ्स हो गए थे। वह ट्रूली वंडर कर रहा था कि पेरेंट्स कैसे होंगे। होम वर्ड सुनकर हान जायरोकी पूरे बॉडी से ट्रेम्बल्ड कर गई। फिर लिंजू की तरफ क्यूरियोसिटी भरी नजर से देखा। वेयर इज योर होम? तियानचाई प्रीफेक्चर, क्योंगजू सिटी। आई नो ऑफ तियानचाई प्रीफेक्चर, but I am not familiar with Gyeongju City. However, you must also be heading to the imperial capital, right? It just so happens we are going the same way. In a few days after my injuries improve, let us travel together. Han Zairocki smile के साथ बोली। All right. लिंजू ने रिफ्यूज नहीं किया। यूएन रेल्म की पावरहाउस के साथ ट्रैवल करना उसे लॉट ऑफ वरी से बचा लेगा। रिस्पेक्टिव बैकग्राउंड्स के बारे में दोनों ने कुछ नहीं मेंशन किया। Beiming Empire, Tianchai Prefecture, Gyeongju City. It has been over 3 months and there is still no news of Zua. It seems Zua has truly. Suzyu का फेस पेल था और हागद लग रही थी। इन 3 महीनों में लिन फैमिली के कई पावरहाउसेस डीमन बीस्ट माउंटेन रेंज में लिंजू को सर्च करने गए थे। लिन त्यान्यू के रिपीटेड प्लीज पर लिन कायन भी 3 बार गया, लेकिन हर बार नो रिजल्ट्स थे। Zai. Even if he is still alive, his strength is not strong. 3 months of time, at best, he would only reach the body tempering 5th layer. His cultivation talent is truly too mediocre. Moreover, he was born into the Lin family and is my Lin Tianyu's son. With such mediocre cultivation talent, the pressure he would have to endure is immense. It would be better
It would be better if you were dead, Lin, त्यान्यू ने हाथेक सप्रेस करके सिर्फ इसी रीजन से खुद को और सूजू को कम्फर्ट किया। वह खुद ट्राश जैसा था और नहीं चाहता था कि बेटा भी ट्राश कहा जाए। अगर ऐसा होता तो बेहतर था क्लीनली मर जाता। Father, mother, Zua has already reached the Zhu Yuan realm. You must wait for Zua to return. केव के अंदर लिन जू डिस्टेंस में देखकर मन ही मन बोला। 3 दिन बाद हान जायरोकी की इंजरीज भी इम्प्रूव हो गई थीं। लगभग 70% रिकवर हो चुकी थीं। ड्रिंक दिस, इट शुड बी हेल्पफुल फॉर योर इंजरीज, लिनजू ने कहा। यह स्पिरिट वाटर था जिसमें स्पिरिट बीड सोक्ड थी। इंजरीज रिकवर करने के लिए बहुत यूजफुल थी। 3 दिन हेजिटेट करने के बाद फाइनली निकाल दिया। स्पिरिट वाटर को एक नज़र देखकर हान जायरोकी ने पी लिया। बॉडी में एंटर करते ही इंजरीज ट्रूली मचलाइता हो गईं। I have recovered almost 80%. All right, let us go to the imperial capital. I really want to see just how prosperous the imperial capital of this beaming empire is. Injuries improved होने के बाद हान जायरोकी चेफल हो गई। शायद कई दिनों साथ बिताने से वह लिन जू के प्रति पहले जितनी कोल्ड नहीं रही। इस तरह दोनों टगेदर ट्रैवल करने लगे। 5 दिन बाद वे इंपीरियल कैपिटल के सेंट्रल एरिया में एंटर कर गए। एरिया क्वाइट लार्ज था और एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर ऑफ फैक्शंस डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ज़ू युआन रेल्म की स्ट्रेंथ यहाँ अंत जैसी थी जो किसी भी समय क्रश द डेथ हो सकती थी। लिनजू यहाँ सिंपली क्योंगजू सिटी का डिटेल्ड मैप ढूंढने आया था। 3 सिल्वर कॉइन्स, मर्चेंट ने कहा। इंपीरियल कैपिटल में मैप्स की कोई शॉर्टेज नहीं थी और लिनजू को ऐसा मैप मिल गया, लेकिन प्राइस देखकर स्पीचलेस हो गया। 3 सिल्वर कॉइन्स। लिनजू सिंगल सिल्वर कॉइन भी नहीं निकाल पा रहा था। हान जायरोकी ने लिनजू को बगल में देखा, स्टन्ड एक्सप्रेशन पर लाउड लाफ कर गई। फिर 3 सिल्वर कॉइन्स निकालकर मर्चेंट को दिए और मैप लिनजू के लिए बाय कर लिया। थैंक यू, लिनजू ऑकवर्डली स्माइल किया। यू हैव हेल्प्ड मी सो मेनी टाइम्स, कंसिडर दिस अ गिफ्ट फॉर यू। शॉप में आइटम्स की क्लियरली मार्क्ड प्राइसेस देखकर लिनजू स्पीचलेस था। ऐसे प्लेस में मनी ना हो तो सिंगल स्टेप लेना इम्पॉसिबल था। लिनजू के एम्बारसमेंट को नोटिस करके हान जायरोकी ने सिल्वर कार्ड निकाली और कहा, दिस इज अ सिल्वर कार्ड। It should have 1,000 silver coins inside. You take it. लिनजू ओरिजिनली डिक्लाइन करना चाहता था, लेकिन पेनिलेस होने की वजह से थैंक्स कहकर एक्सेप्ट कर लिया। I wonder if there is any place here that can exchange spirit medicine for silver coins. लिनजू ने पूछा। स्पिरिट बीड में सोक्ड लिक्विड स्पिरिट वाटर बन जाता था और एफिकेसी 3rd ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन से कम नहीं थी। अगर पोर्शन निकालकर गोल्ड कॉइन्स में एक्सचेंज कर ले तो इतना इम्पोवरिश्ड नहीं रहना पड़ेगा। Naturally, there is. In the imperial capital, there are many trading fairs, markets, and auction houses where you can exchange for money. हान जायरोकी ने कहा और लिन जू को लेकर गई। Casually not too small market ढूंढा। दोनों रूल्स फॉलो करके बम्बू हट्स पहनकर एंटर हुए। बम्बू हट्स पहनने का रीजन था रिकग्नाइज न हो इस कॉन्टिनेंट पर किलिंग पीपल एंड सीजिंग देयर गुड्स बहुत कॉमन था। इससे सेफर था और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं थी। It is indeed spirit medicine. And the quality is not inferior to 3rd grade spirit medicine. How about 90 gold coins per bottle? Old man ने spirit water examine करके exclaimed किया। 90 gold coins per bottle. लिनजू extremely shocked था। यह spirit water actually 3rd grade spirit medicine थी जो truly shock कर गया। इसे 90 गोल्ड कॉइन्स में एक्सचेंज किया जा सकता था। 1 गोल्ड कॉइन 100 सिल्वर कॉइन्स के बराबर था, तो बोतल 9000 सिल्वर कॉइन्स बनती थी। लिनजू के लिए सब्सटेंशियल एसेट थी। लिन फैमिली का एनुअल प्रॉफिट भी कुछ 100 गोल्ड कॉइन्स था। 3rd grade spirit medicine shouldn't be worth this price. Right. 100 gold coins per bottle. If it is lower than this price, we will look elsewhere. जब लिनजू सेल अग्री करने वाला था, हान जायरोकी स्माइल के साथ बोली। This old man ने मोमेंट हेजिटेट किया, फिर नॉड करके अग्रीड। 100 गोल्ड कॉइन्स पर बॉटल ऑफ स्पिरिट वाटर। लिन जू ने टोटल 5 बॉटल्स निकाली, यानी 500 गोल्ड कॉइन्स लिन फैमिली के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल फिगर था। लिनजू समझ गया यह मैक्सिमम अमाउंट था जो लिन फैमिली एक साल में अर्न कर सकता है, लेकिन वह बिना एफर्ट के ऑब्टेन कर रहा था। स्पिरिट बीड की एफिकेसी से इनफ लिक्विड होने पर इनफ स्पिरिट वाटर बना सकता था। मतलब स्पिरिट बीड होने का मतलब नेशन राइवल एसेट्स थे। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद लिन जू को सिल्वर कार्ड मिली जिसमें 50,000 सिल्वर कॉइन्स थे। ओरिजिनल सिल्वर कार्ड हान जायरोकी को रिटर्न कर दी क्योंकि अब वह बेली वेल्थी रैंक्स में स्क्वीज हो चुका था। तारांकन चैप्टर 20। Bracelet तारांकन। You probably don't have a storage pouch, right? हान जायरोकी लिनजू की तरफ देखकर बोली। A storage pouch, what is that? लिनजू astonishment से पूछा। Rolling her eyes at लिनजू, हान जायरोकी बोली, This storage pouch is a type of tool for storage. It is created by some spirit architects
and can generate a space to hold personal items. I see लिंजू थोड़ा अंडरस्टैंड करके नोट किया और मार्केट में स्टोरेज पाउच ढूंढने लगा. 300 गोल्ड कॉइन्स फॉर अ फर्स्ट लेवल स्टोरेज पाउच. लिंजू का फेस वायलेंटली ट्विच्ड. स्टोरेज पाउचेस ग्रेडेड थी. लोअर ग्रेड में स्पेस छोटा, हाई ग्रेड में बड़ा, लोएस्ट ग्रेड भी. 300 गोल्ड कॉइन्स अनइमेजिनेबल था. अबंडेंट एसेट्स न होते तो कभी नहीं खरीदता. जब 300 गोल्ड कॉइन्स सिल्वर कार्ड से स्वाइप हुए, लिंजू का हाथ ब्लीडिंग कर रहा था. लेकिन स्टोरेज पाउच क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डनरी थी. बिलोंगिंग्स अंदर डालने के बाद बॉडी मच लाइटर फील हुई और अभी भी कुछ स्पेस बचा था. A first level storage pouch is made by a first level spirit architect. Although it belongs to the category of crude items, it can still be used, Han Zairoki ने कहा. Spirit architect. लिंजू इस टर्म से अनफेमिलियर नहीं था. पूरे कॉन्टिनेंट पर सबसे मिस्टीरियस और रिस्पेक्टेड प्रोफेशन स्पिरिट आर्किटेक्ट की थी. प्रोफेशन अनडाउटेडली मोस्ट सॉट आफ्टर थी क्योंकि ये लोग वे थे और हेवन एंड अर्थ यूएन पावर से कम्युनिकेट करके प्रैक्टिकल आइटम्स मैन्युफैक्चर कर सकते थे. इसलिए स्टेटस एक्सट्रीमली हाई था. फर्स्ट लेवल स्पिरिट आर्किटेक्ट द्वारा बनाई आइटम 300 गोल्ड कॉइन्स में सेल हो सकती थी. इनफ था दिखाने के लिए कि ये लोग कितने वेल्थी होते हैं. लेकिन एनवी सिर्फ एनवी थी. लिंजू जानता था कि इंडस्ट्री में एंटर करना हेवन असेंडिंग से भी हार्डर था. टैलेंट न हो तो हार्ड ट्राई करने से भी स्पिरिट आर्किटेक्ट नहीं बन सकते. क्योंजू सिटी में एक भी स्पिरिट आर्किटेक्ट नहीं था. फर्स्ट लेवल स्पिरिट आर्किटेक्ट को जीव यूएन रेल्म एक्सपर्ट जैसा ट्रीटमेंट मिलता था, जबकि सेकंड लेवल आर्किटेक्ट को यिन यूएन रेल्म एक्सपर्ट जैसा ट्रीटमेंट. इज दिस अ स्पिरिचुअल स्ट्रक्चरिंग पैटर्न? स्टोरेज पाउच पर स्ट्रेंज पैटर्न देखकर लिंजू सरप्राइज से बोला. येस दैट्स राइट, Han Zairoki ने कहा. लिंजू ने पैटर्न्स पर फोकस किया और सडनली आइज बंद कर ली. लग रहा था पैटर्न्स माइंड में एच्ड हो गए हों. पैटर्न्स सरप्राइजिंगली क्लियर थे. बज माइंड में हमिंग साउंड हुई और लिंजू का हेड सडनली एक्ट. What's wrong? Han Zairoki ने पेल फेस देखकर पूछा. It's nothing. Let's go, लिंजू ने कहा. बाद में दोनों चले गए और दूसरे प्लेसेस पर गए. It's not easy to come to the imperial capital once. Want to look around? Han Zairoki prosperity feel करके pleasantly surprised smile के साथ बोली. लिंजू भी बेमिंग एम्पायर की सबसे पावरफुल सिटी एक्सपीरियंस करना चाहता था. चार्म नेचुरली स्मॉल नहीं था, लेकिन इनफ मनी ना हो तो इंच मूव करना डिफिकल्ट था. फॉर्चुनेटली लिंजू बेली प्राइसेस अफोर्ड कर सकता था. रोड पर वॉकिंग और शॉपिंग करते हुए Han Zairoki के हैंड में बैग स्नैक से कभी खाली नहीं हुआ. लिंजू को पता नहीं था कितने बाय किए या कितने खाए. जब दोनों लेजरली घूम रहे थे, ब्लैक क्लाउड स्टॉकेड गोल्ड और साइलेंट था. हैव यू नॉट फाउंड आउट हु वाइप्ड आउट द ईस्ट सिटी गैंग लीडर बैंडिट्स येट? डार्क लियू का फेस एक्सट्रीमली ग्लूमी था. वी फाउंड आउट इट वाज लिंजू एंड Han Zairoki. आंसर सुनकर डार्क लियू का फेस ड्रास्टिकली चेंज हो गया. इन दोनों की स्ट्रेंथ बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर थी. फिर गैंग लीडर और बाकियों को कैसे किल कर दिया? क्या कोई जीव यूएन रेल्म पहुंच गया? द वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल लेयर इज इंडीड बेनिफिशियल टू द बॉडी टेम्परिंग रेल्म. डार्क लियू साई करके बोला. फाइंड देम बोथ. इफ यू एनकाउंटर लिंजू, किल हिम. जस्ट मेक श्योर टू कीप Han Zairoki फॉर मी. डार्क लियू का फेस ग्रिम था और स्नीयर कर रहा था. ऑर्डर सुनकर बाकी लोग चले गए. ट्रेजर पवेलियन, लिंजू प्लाक देखकर बोला. इस समय लिंजू और Han Zairoki सेपरेट हो चुके थे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं थे. लिंजू ने हेजिटेट नहीं किया और एंटर्ड ह्यूज हॉल में. वेरियस रेयर ट्रेजर्स थे जो लिंजू की आंखें खोल रहे थे. यहाँ वेपन्स और स्टोरेज पाउचेस भी बहुत थे. सब पर मिस्टीरियस स्पिरिचुअल स्ट्रक्चरिंग पैटर्न्स थे. पैटर्न्स एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटीज रखते लग रहे थे. हेवन एंड अर्थ यूएन पावर से कम्युनिकेट कर सकते थे और इम्प्रेसिव पावर रखते थे. ट्रेजर्स एडमायर करते हुए लिंजू की आंखें फाइनली ब्रेसलेट पर लिट अप हुई. ब्रेसलेट सिल्वर व्हाइट लाइट से शाइन कर रहा था. मिडल में 2 कनेक्टेड हार्ट शेप नॉट्स थे और हाथ हाथ नॉट्स के आसपास 2 क्रिस्टल्स शाइनिंग और मूविंग थे. सबसे पिक्यूलियर बात, ब्रेसलेट पर स्ट्रेंज पैटर्न्स कार्व्ड थे जो स्पेशल मैजिकल पावर देते थे और गेज अब्सॉर्ब कर लेते थे. स्ट्रेंज पैटर्न्स ने लिंजू का मोस्ट अटेंशन अट्रैक्ट किया. वह स्लोली आइज बंद करके स्पेशल पैटर्न सेंस करने लगा. What strong spiritual talent! Admiration भरी वॉइस आई. ओल्ड मैन सडनली स्टैंड अप करके क्विकली हॉल में आ गया. हॉल में कई लोग थे, लेकिन ओल्ड मैन को देखते ही सब सरप्राइज्ड हो गए और स्लोली पैसेज बना दिया. आंखों में रिस्पेक्ट और ऑ था. ओल्ड मैन इंपीरियल कैपिटल में रिसाउंडिंग रेप्यूटेशन रखता था. वह 4th लेवल स्पिरिट आर्किटेक्ट था. ट्रीटमेंट के मामले में यिन यांग रेल्म एक्सपर्ट के कॉम्परेबल था. हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स फॉर दिस ब्रेसलेट? लिंजू ने पूछा. 300 गोल्ड कॉइन्स. मिडल एज्ड मैन लिंजू के सामने अपीयर हुआ और स्माइल किया.
इट्स एक्चुअली दिस एक्सपेंसिव। लिंजू का हाथ वायलेंटली ट्विच। ये 300 गोल्ड कॉइन्स उसकी करंट एसेट्स थी, लेकिन ब्रेसलेट पिक्यूलियर फीलिंग दे रहा था। 300 गोल्ड कॉइन्स तो 300 गोल्ड कॉइन्स, पैसा इजीली आया था। वर्स्ट केस बाद में 10 बॉटल्स और स्पिरिट वाटर निकाल कर 1000 गोल्ड कॉइन्स ले लेगा। टीथ ग्रिट करके फुट स्टंप करते हुए लिन जू ने हेजिटेट नहीं किया और बोला, I'll buy this bracelet. Wait, I'm willing to pay 400 gold coins for this bracelet. Young man treasure pavilion hall में अपीयर हुआ और suddenly बोला, This was personally crafted by Master Yan. Although it is only a first level spiritual structuring treasure, even if it were priced at 500 gold coins, it would be worth it. लिन जू की आंखें स्लाइटली शिफ्टेड हुई। एक्सपेक्ट नहीं था कि इस समय कोई बिड अप करेगा और उसके पास सिर्फ 300 गोल्ड कॉइन्स थे। I bid 500 gold coins, but I don't have that much money on me at the moment. However, I will gather the money within a day. लिन जू कोल्डली बोला। वह ब्रेसलेट के पैटर्न्स के बारे में बहुत क्यूरियस था, लगता था माइंड में स्ट्रेंज थिंग्स कॉज कर सकते हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने का मौका मिस नहीं करना चाहता था।